संस्कृत पढ़ने वाले प्यारे साथियों, इस बार संस्कृत रीट भर्ती परीक्षा के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक, संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल पेपर को अपना सारथी बनाइए और निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता पाइए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। मैं राम कुमार शास्त्री आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे संस्कृत शिक्षण की नवीन विधियों के बारे में। परीक्षा उपयोगी जो भी विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है, उन सब बातों को दिशा निर्देश करते हुए हम आज क्लास में आगे बढ़ेंगे। माँ शारदे को प्रणाम करने के बाद सीधा मैं चलता हूँ शिक्षण कार्य में, ताकि आज नवीन और नवीनतम शिक्षण विधियाँ हमारी पूरी हो जाए। कल से हम व्याकरण शिक्षण में प्रवेश करेंगे। बात करें माँ सरस्वती को हम सबसे पहले प्रणाम करके फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब तक आप क्लास को लाइक शेयर करके आगे जरूर बढ़ाइएगा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यं जगद् व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। सभी को नमस्कार, बढ़ता हूं मैं। हमने बात करी प्राचीन शिक्षण विधियों के बारे में। आज हम चर्चा करते हैं संस्कृत सीखने के लिए कौन कौन सी नवीन शिक्षण विधियां हो। नवीन शिक्षण विधि की मर्यादा बांधी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835 के बाद भारत की शिक्षा प्रणाली में जो नई विधियां विकसित हुई, जिनका प्रयोग शिक्षण कार्य में किया गया, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, नाम है उसका पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण के लिहाज से एक परंपरागत और अनिवार्य वस्तु है, लेकिन याद रहे सर, ये परंपरागत तो है पर इसको हम प्राचीन में नहीं बल्कि नवीन शिक्षण विधियों में मानेंगे। हाँ, कभी कभी यदि मान लो बाकी सारी नवीन विधियां दे दे फिर छांटने के लिए कहे, तो कभी कभार हम इसको बाकी नवीन में सबसे पहली विधि के रूप में, यानी प्राचीन नवीन विधि सु आदिमः विधि, नवीन में जो सबसे आदि पहली विधि उसका नाम पाठ्य पुस्तक विधि है। ध्यान रहे सर, ये कार्य हमारा अंग्रेजों से हमारे हिंदुस्तान में आया, इसलिए सबसे पहला शिक्षण कार्य इसका अंग्रेजी भाषा में किया गया था। बोर्ड चेंज थोड़ी कर दिए थे। आजा रे भाई। तो सबसे पहले पाठ्यपुस्तक का प्रयोग अंग्रेजी शिक्षण में किया गया। अंग्रेजी शिक्षण के बाद हमारे संस्कृत या हिंदी शिक्षण में हमारे देश में आया। अंग्रेजों ने महसूस किया कि हिंदुस्तान के सभी लोगों को अंग्रेजी इतिहास के बारे में, अंग्रेजी का गुणगान करने या अंग्रेजों के गुणगान के लिए किया जाना चाहिए। फिर अंग्रेजों से सीधा हमारे भारतीय इतिहास का गुणगान किया गया। बात करें साहब, तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसका सबसे पहला प्रचलन किसमें किया? अंग्रेजी भाषा में। याद रखना सर, पाठ्य पुस्तक का यानी किताब जो होती है उसकी भाषा का किताब लिखने का सबसे पहले श्रेय जिस आदमी को जाता है उसका नाम होता है कमेनियस। यहाँ पर भी दो प्रश्न है आपके लिए। एक प्रश्न तो यह है कि किताब का सबसे पहले प्रयोग भाषा में करने वाले उस महान शिक्षा शास्त्री का नाम क्या है? कमेनियस। जबकि भारत में पाठ्य पुस्तक विधि का समर्थक इस विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, समर्थक का नाम आए तब आप बताएंगे डॉक्टर वेस्ट महोदय। याद रखना, भारत में इसके प्रबल समर्थक डॉक्टर वेस्ट महोदय हैं। ये एक परंपरागत विधि है, नवीन और विधि दोनों रूपों में स्वीकार की जाती है। यानी कई बार आवश्यकता पड़ने पर हम इसको परंपरागत यानी प्राचीन में भी मान लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम नवीन विधि में भी मान लेते हैं। लेकिन अब तक परीक्षाओं के जितने भी सवाल आए हैं, इस पाठ्य पुस्तक विधि को संस्कृत शिक्षण में हमेशा नवीन विधि के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्तमान में हमारी लगभग शिक्षण प्रणाली में सबसे ज़्यादा हम पाठ्य पुस्तक पर ही निर्भर हैं। यानी हर जगह माध्यमिक शिक्षा में चले जाओ, कॉलेज शिक्षा में चले जाओ, आज शिक्षण का आधार अध्यापक की सबसे ज़्यादा सहायता करने वाली कोई चीज़ है तो वो हमारी किताब है। किताब पढ़ो, किताब याद करो। आप भी वर्तमान में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किताब के सारे आगे बढ़ रहे हैं हमेशा। ये उच्चारण का संधि विच्छेद वगैरह हम बाद में भी चर्चा करेंगे। अभी शिक्षण विधियों की दुनिया में पधारो। लास्ट क्लास खत्म होने के बाद हम इस बारे में चर्चा करेंगे। पढ़ के थक गया मैं अब तो। तनुधन कर बेटा, परेशान हो गया मैं उच्चारण इनको पढ़ाते ध्यान रहे। चलिए साहब, याद रखिए, भाषा और वैज्ञानिक विषयों को पढ़ाने की सबसे लोकप्रिय विधि का नाम पाठ्य पुस्तक विधि है।
अंग्रेजों के आगमन के साथ भारत में इस विधि का प्रारंभ हुआ। ये इस परीक्षा की लाइन है, ये कई बार हमसे पूछा जा चुका है कि वर्तमान शिक्षण का जो केंद्र है, यानी वर्तमान सारे के सारे शिक्षण, केंद्र से मेरा मतलब वही, केंद्र तो बालक ही हमारा है ना, ध्यान रहे, लेकिन ये सामान्य भाव में लिया गया है कि वर्तमान शिक्षण प्रणाली जो धुरी है, यानी जिसके चारों ओर आपकी चलती रहती है, वो आपकी पाठ्यपुस्तक है। कल मैं बोल के गया था कि शिक्षण का, शिक्षा का या किसी भी चीज का केंद्र बिंदु तो हमारा बालक ही है, पर कहने का मतलब मेन धुरी हमारी पाठ्यपुस्तक है। कक्षा के स्तर के अनुरूप विषय वस्तु का विभाजन कर वर्णमाला, पद, वाक्य, अनुच्छेद आदि का समावेश होता है। प्रसंग के अनुसार व्याकरण का भी समावेश किया जाता है। अभ्यास के लिए पर्याप्त अवसर भी दिए होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हाँ हमेशा किताब का अनुवाद करके पढ़ाया जाता है, इसलिए थोड़ी निष्क्रियता और निष्क्रियता जरूर रहती है। आज वर्तमान में शिक्षण प्रणाली में जो भी आपकी परीक्षाएं ली जाती हैं, उन सब परीक्षाओं का और अभ्यास कार्य जो आप देते हैं, वो सभी अभ्यास कार्य का आधार किताब है। आप आज तैयारी कर रहे हो ना, वो सारे के सारे प्रश्न भी आपकी किताबों से उड़ते हैं, इसलिए सारी परीक्षा पैटर्न, सारे के सारे आपकी परीक्षा प्रणालियां सारी की सारी किताब बेस्ड होती है। याद रखना, ये मेरी परीक्षा का सवाल है, आया हुआ सवाल है कि वैसे तो किताब में वाचन कौशल, और वाचन से मेरा मतलब है पठन कौशल, वाचन का मतलब होता है पठन कौशल। सबसे ज्यादा जोर वैसे तो किताब में क्या होता है, बांचने पर होता है। बांचना समझते हो ना आप, तो बांचने पर होता है, यानी वाचन कौशल पर होता है, पठन कौशल पर होता है। लेकिन पठन के साथ साथ बाकी श्रवण, भाषण और लेखन पर, यानी चारों कौशलों के विकास हेतु सर्वोत्तम साधन, ये मेरी परीक्षा का आया हुआ सवाल है, कम से कम 2-3 बार रिपीट हो गया है। परीक्षा में इस तरह के सवाल आते हैं, उत्तर 2 स्वीकार किए जाते हैं। सामान्य ऑप्शन लिखा हो कि बताइए चारों कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम साधन, तो कंप्यूटर, संगणक यंत्र, उसको भी स्वीकार किया एक बार, और एक बार दोबारा प्रश्न रिपीट हुआ, कंप्यूटर लिखा ही नहीं था ऑप्शन में, तो सर वहां लिखा था कि चारों कौशलों के विकास के लिए, तब आपका उत्तर क्या था, पाठ्यपुस्तक है। यह आपकी परीक्षा का सवाल है। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि विशेष रूप से किताब में वाचन की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है, किताब को बांचते ज्यादा है। बांचने का मतलब पठन या वाचन कार्य ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी चारों कौशलों के विकास के लिए याद रखना, सर परीक्षा में आए तो हमें बताएंगे साहब पाठ्यपुस्तक विधि का विशेष उद्देश्य है, क्या जरूरत है किताब की, तो कहते हैं कि संपूर्ण विषय वस्तु को एक व्यवस्थित नियोजित क्रम में बांट करके छात्रों के स्तर के अनुसार बच्चों के सामने रखना और शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करना ही किताब का प्रमुख उद्देश्य। क्या जरूरत है किताब की, तो कहते हैं साहब पाठ्यक्रम का नियोजन कर कक्षा के स्तर के अनुसार उसको बांटना, भाषा के सभी पक्षों को सम्मिलित करना, जिसमें आपका गद्य, पद्य, नाटक, व्याकरण सब आ जाते हों, तो सारी चीजों का समावेश करना ताकि बच्चा आराम से संस्कृत सीख सके। क्या है किताब या क्या है पाठ्यपुस्तक या क्या है पाठ्यपुस्तक विधि? वर्तमान में भाषा की वैज्ञानिक विधियों की सर्वप्रचलित लोकप्रिय विधि है, माध्यमिक स्तर शिक्षण का आधार है, शिक्षण का केंद्र बिंदु पाठ्यपुस्तकों में निहित होता है और शिक्षक को दिशा निर्देश देती है। पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके, वर्गीकृत करके स्तर के अनुसार विभाजित करते हैं, गद्य, पद्य, व्याकरण, अनुवाद, साहित्य का योग करते हैं। शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य आसान हो जाता है, वाचन कौशल का विकास और बाकी चारों अन्य कौशलों का भी विकास होता है। लिखा देखो, चारों कौशलों का विकास के लिए श्रेष्ठ साधन है। किताब के माध्यम से आज हम सब जो कार्य करते हैं उसमें आदर्श वाचन भी करते हैं, अनुकरण या अनुवाचन भी होता है, प्रश्नोत्तर, काठिन्य निवारण, ये जितने भी काम है वो सारे के सारे किताब के सहारे होते हैं। मूल्यांकन और अभ्यास कार्य का प्रतिपादन, ये सारे काम किताब के सहारे होते हैं। कुल मिलाकर के आज की सारी शिक्षण क्रियाएं, जितना भी कार्य शिक्षण कक्षा में शिक्षण कार्य होता है, उन सब का आधार ही क्या है, किताब है। अब 2 शब्द आपके लिए थोड़े विशेष है, उनको समझने का प्रयास करना। बिल्कुल, इसका नाम सुग्गा प्रणाली है। सुग्गा प्रणाली इसलिए कहते हैं, सुग्गे का मतलब होता है तोता, जैसे तोते को रटा रटा कर राम 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 करना सिखा देते हैं, वैसे किताब के द्वारा बार बार पढ़ा के अभ्यास करवा के इसको रटवा देते हैं और बच्चे को रट्टू तोता बना देते हैं। इसकी समानता के कारण, उस तोते की समानता के कारण, रट रहने वाले तोते की समानता के कारण इस प्रणाली का नाम सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है। अब देखो सर, 2 शब्द है यहाँ, ग्राह्य मूल्य या प्रत्यर्पण मूल्य। परीक्षा में आया हुआ सवाल है हमारा कि ग्राह्य मूल्य या प्रत्यर्पण मूल्य, इसका प्रतिपादन करने वाले कौन है, डॉक्टर वेस्ट महोदय हैं। और एक होता है समर्पण मूल्य। तो परीक्षा का सवाल ये नहीं था ये सब क्या है, सवाल था कि ग्राह्य मूल्य, प्रत्यर्पण मूल्य या समर्पण मूल्य का संबंध कौन सी विधि से है। तो याद रखना सर, इन सभी शब्दों का संबंध पाठ्यपुस्तक विधि से। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। बोला समर्पण मूल्य क्या है, तो सर समर्पण मूल्य का मतलब है जब हम किताब से शिक्षण कार्य करते हैं तो कई बार 6 महीने बाद में बच्चा विद्यालय छोड़ के चला गया,
6 महीने की पढ़ाई लिखाई उसके जीवन में कितना उपयोगी रहती है, ये उस किताब के लिए समर्पण मूल्य कहलाता है। यानी शिक्षण के बीच में यदि पढ़ाई छूट जाए तो वो जो अर्जित ज्ञान 2 महीने 3 महीने 4 महीने या 1-2 साल पढ़ा, उसकी उपयोगिता जिंदगी में क्या रह जाती है, वो उपयोगिता ही उसका समर्पण मूल्य कहलाता है। एक बार फिर मैं वापस कह रहा हूं, ग्राह्य मूल्य या ये जो आपका प्रत्यर्पण मूल्य, इसका प्रतिपादन डॉक्टर वेस्टमोदे ने किया। किताब जो है वो डॉक्टर वेस्टमोदे की है। और समर्पण मूल्य का मतलब है कि आप जैसे मान लो पढ़ाई करें नवी क्लास में 4 महीने बाद आपने स्कूल छोड़ दिया, तो 4 महीने के दरमियान आपने जो जो भी सीखा है उसका जीवन में आपके क्या उपयोग रहा, तो 4 महीने के अर्जित ज्ञान की जीवन में उपयोगिता का नाम ही समर्पण मूल्य होता है। आज वर्तमान में परीक्षा का आधार किताब है, कठिन शब्दों का विस्तार अनुवाद, ये सब आपका किताब है। शिक्षण कार्य में संतुलन करने का काम किताब करती है। शिक्षण विधियां कैसे अप्लाई करनी है इसका पता भी किताब से होता है। सुसंगठित, नियोजित और नियमित विधि है। शब्दार्थ, व्याकरण, वाचन, उदाहरण आदि सभी इसी से दिए जाते हैं। शिक्षण में सरलता बहुत हो गई है। आजकल मास्टर जी के लिए इतना आसान काम हो गया, जाकर के सीधा हाँ तू पढ़ विधि भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो ये आजकल मास्टर जी का काम बहुत आसान हो गया। बेटा वो निकालो किताब, लो बाँचो किताब, सुन लो किताब, करो याद किताब, किताब पढ़ लो, परीक्षा किताब, हर चीज आपकी किताब बेस्ट हो जाते हैं। अब जो ये पाठ्य पुस्तक विधि है सर, इसकी कुछ अच्छी बातें भी है और कुछ बुरी बातें भी है। इधर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन मैं अपने थोड़े अनुभवों से आपको बताता हूँ। जो परीक्षा की लाइन सबसे ज्यादा आती है, जितनी विशेषताएं ऊपर पढ़ाई है ना मैंने, वो सारी की सारी उसकी अच्छी बातें हैं। जैसे हमेशा किताब स्तर के अनुसार विभाजित होती है, अच्छी बात है। स्तर के अनुसार विभाजन होना चाहिए पाठ्यक्रम का। पाठ्यक्रम में सभी चीजों का समावेश होता है, गद्य पद्य नाटक अनुवाद व्याकरण सभी का होना भी चाहिए। पाठ्य पुस्तक के द्वारा चारों कौशलों का विकास होता है, वाचन का सर्वाधिक होता है, होना भी चाहिए। पाठ्य पुस्तक के द्वारा शिक्षक का कार्य थोड़ा आसान हो जाता है, होना भी चाहिए। शिक्षण के द्वारा पाठ्य पुस्तक के द्वारा हमारा कार्य जो हम करते हैं शिक्षण का, वो उद्देश्य आधारित होता है कि हमको नियत इस पाठ से ये उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, कक्षा 7 की किताब से हमको ये उद्देश्य प्राप्ति करनी है, होना भी चाहिए। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम स्तर के अनुसार विभाजन करके पाठ्यक्रम के द्वारा हम नियोजित, नियमित और क्रमबद्ध शिक्षण की ओर आगे बढ़ते हैं। अस्त व्यस्त ऊट पटांग हम शिक्षण कार्य नहीं करते। किताब से हमें क्रमशः 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ, कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, तो स्तर के अनुसार भी और समय के अनुसार भी पाठ्यक्रम का विभाजन होकर के हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अच्छी बात है। तो ये तो मोटी मोटी जो आपकी है ना अच्छी बातें हैं। लिखा देखो, नियमबद्ध और उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण होता है। अभ्यास पर्याप्त आपको बच्चों को मिल जाते हैं, घर जाकर बच्चा पढ़ पाता है, इसलिए स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। अध्यापक की अनुपस्थिति में भी आप लोग पढ़ ही रहे हो, आपके पास सारे मास्टर जाके किताब थोड़ी पढ़ा रहे हैं, आपने इकट्ठी कर रखी है रीट की तैयारी के लिए और अपने आप से आप पढ़ रहे हैं। शिक्षण सूत्रों का अनुसरण होता है, क्योंकि किताब हमेशा सरल से कठिन की ओर जाती है। शुरुआत में सरल पाठ होते हैं, उसके बाद में कठिन पाठ होते हैं। चारों भाषा कौशलों का विकास, सभी भाषा तत्वों का समावेश, नियोजित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित उद्देश्य आधारित शिक्षण होता है। शास्त्र वाचन भी बहुत होता है, मैंने कहा ना वाचन बहुत होता है, इससे उच्चारण की शुद्धता अपने आप हो जाती है। कठिन शब्दों का अर्थ दिया होता है और बच्चा अपने आप से प्रेरित होकर स्वयं से सीखने का काम करता है। याद करने से, बार बार दोहराने से, याद करने से बालक की स्मरण शक्ति का विकास होता है। कार्य में समारूपता रहती है। हर प्रकार के बच्चों के लिए एक प्रकार की शिक्षण व्यवस्था आज वर्तमान में लागू होती है। हम कहते हैं सभी के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। तो सर ये इसी किताब की बदौलत ही होता है कि हमने पूरे राजस्थान में या पूरे भारत में एक समान पाठ्यक्रम लागू कर दिए हैं। 2020 की नवीन शिक्षा नीति भी इस बात पर विशेष जोर देती है कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए और व्याकरण ज्ञान और अभ्यास के पर्याप्त अवसर हैं। लेकिन साहब कुछ समस्याएं भी हैं। मोटी मोटी समस्या तो यह है कि वाचन करने मात्र से ऐसा लगता है कि अध्यापक जाके निकालो किताब, पढ़ो किताब, तो एक यंत्रवत काम होता है। रोजाना जाके हम किताब के पीछे पड़े रहते हैं। किताब के पीछे रहने से यांत्रिक प्रकार का कार्यक्रम हो जाता है, मशीन की तरह काम हो जाता है। किताब के पीछे पड़े रहो तो एक यांत्रिक कार्यक्रम हो जाता है, जिससे क्लास में निरस्ता रहती है। वाचन मात्र करने मात्र से अन्य जो क्रियाएं हैं पाठ्य पुस्तक विधि में नहीं आती है, इससे कहीं ना कहीं कक्षा में क्या होती है, निरस्ता रह जाती है। केवल पाठ्य पुस्तक आधारित ही हो जाता है, सारा काम किताब के आधारित हो जाता है। अध्यापक की भूमिका ज्यादा, काम तो आसान हो जाएगा, शिक्षण तो सरल हो जाएगा, लेकिन भूमिका ज्यादा हो जाएगी। कई अध्यापक अच्छा किताब बता पाते हैं, पढ़ा पाते हैं, तो वो आराम से आसानी से जवाब दे देते हैं और अपने शिक्षण कार्य को अच्छे उसकी ओर ले जाते हैं। लेकिन कुछ अध्यापक सर अच्छी व्याख्या नहीं कर पाते हैं, तो किताब की व्याख्या अच्छी नहीं, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, अच्छा नहीं सीख पाता, तो भूमिका ज्यादा हो जाती है और छात्रों का कार्य न्यून हो जाता है। रटने पर बल दिया जाता है। मैंने कहा ना यांत्रिक विधि होती है जिसमें मातृभाषा में अनुवाद करके काम कर देते हैं। आजकल संस्कृत की किताबें, इंग्लिश की किताबें, उर्दू की किताबें, सब के सब क्या करते हैं, एक ही काम करते हैं, गए हिंदी में अनुवाद किया और छोड़ देते हैं, इतिश्री कर देते हैं। तो आजकल अनुवाद करना मात्र किताब का प्रोग्राम रह जाता है। नीरस, निष्क्रिय, अरोचक विधि है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये भी एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ डाली है
कि वैसे तो क्या है, ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों? क्योंकि छात्र का कार्य न्यून, शिक्षक का ज्यादा, छात्र निष्क्रिय, शिक्षक ज्यादा सक्रिय रहता है, नीरसता रहती है, थोड़ा सा शुष्क विधि है। इन सभी लक्षणों के आधार पर तो अमनोवैज्ञानिक है। लेकिन याद रखना सर, एकमात्र ऐसी विधि है जिसको अमनोवैज्ञानिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक विधि भी स्वीकार किया गया है। और मनोवैज्ञानिक क्यों मानते हैं? क्योंकि शिक्षण सूत्रों के और शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल है, जिसमें शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांतों को अप्लाई किया जाए, यानी किताब सरल से कठिन होती है, व्यवस्थित होती है, नियोजित होती है, सभी चीजों को साथ लेकर चलती है, चारों भाषा कौशलों के विकास में सहायक होती है। इसलिए सर कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक भी है। परीक्षा का सवाल देता हूं, एक ऐसी विधि का नाम बताइए जो मनोवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक दोनों ही रूपों में स्वीकार की जाती है। सर आपका उत्तर होना चाहिए पाठ्य पुस्तक विधि। अब देखें सर, लेकिन मैंने कहा कि अंशतः अमनोवैज्ञानिक विधि है, इसलिए पलड़ा दोनों का भारी देखे ना पड़े कि मनोवैज्ञानिक ज्यादा है अमनोवैज्ञानिक, तो सर आपकी अमनोवैज्ञानिक ज्यादा माना जाता है इसको। क्यों? आगे देखो, शब्द के वाक्य पर ज्यादा बल दिया जाता है, हमेशा शब्दार्थ या वाक्यार्थ बताने में सारी ऊर्जा लगा देते हैं। व्यापक दृष्टिकोण का विकास इसलिए नहीं होता। 3 इडियट्स का चतुर रामालिंगम पढ़ा है ना आपने, मशीन की परिभाषा आमिर खान अलग तरीके से देते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से देता है, तो बच्चे का दृष्टिकोण संकुचित होता है, उसको लगता है किताब ही सब कुछ है, उसको पढ़ के वो अपने आप को वो समझने लग जाता है। शिक्षक की स्वतंत्रता का भी हास होता है, वो चाहकर के भी किताब से हटकर कुछ बात नहीं कर सकता, कुछ पढ़ा नहीं सकता, सिखा नहीं सकता। आर से पार केवल सूचनाएं एकत्रित करना, बच्चों को रट्टा करवाना, यही काम होता है। थोड़ा मौखिक कार्य और लिखित कार्य की न्यूनता भी रहती है, क्योंकि वाचन पर ज्यादा बल दिए जाने से भाषण का, श्रवण का काम तो अच्छा होता है, लेकिन लेखन का काम केवल आपका गृह कार्य से ही सीमित रह जाता है। सारे पाठ को पढ़ने के बाद लास्ट में बच्चों को केवल हम होमवर्क ही देते हैं। इस प्रकार से पाठ्य पुस्तक विधि है। तो मोटे मोटे 5-6 सवाल आपके आते हैं। नंबर 1, पाठ्य पुस्तक विधि को लिखने वाला, पाठ्य पुस्तक को लिखने वाला भाषा में कमेनियस है। पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक डॉक्टर वेस्ट महोदय हैं। वर्तमान माध्यमिक शिक्षण विधि, शिक्षण प्रक्रिया का आधार पाठ्य पुस्तक है। इसका एक नाम सुग्गा विधि भी होता है। और कुछ अच्छी बातें इसकी आपने पढ़ी, कुछ बुरी बातें आपने पढ़ी हैं। प्रत्यर्पण मूल्य, समर्पण मूल्य या ग्राह्य मूल्य, इन सभी का संबंध किससे है? पाठ्य पुस्तक विधि से है। ये तो सामान्य बात है। अब हम चलते हैं साहब आगे। इस विधि से भी आपका 100% आपका परीक्षा में प्रश्न आता है। और प्रश्न की प्रकृति क्या रहती है, कैसे कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। नंबर 1, पहला प्रश्न आता है सर, वर्तमान में शिक्षण प्रक्रिया में यदि किसी भाषा को उसी भाषा में पढ़ाया जाए तो इस विधि का नाम प्रत्यक्ष विधि है। जब मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाए तो वो आपकी प्रत्यक्ष विधि है, यानी डायरेक्ट शब्दों का अर्थ बताकर, जहां शब्द का और अर्थ का सामंजस्य बिठाया जाता है, किसी भी शब्द को बताकर उसका अर्थ साक्षात ही दिखाया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता से जब किसी शब्द का अर्थ क्लियर किया जाता है तो उस विधि का नाम प्रत्यक्ष विधि है। नाम ही डायरेक्ट मेथड है इसका। जैसे ये मैं यूं नहीं कहूंगा कि साहब ये कलम है, इसको इंग्लिश में पेन कहते हैं, पेन है इसको हिंदी में कलम कहते हैं। मैं डायरेक्ट ही कहूंगा इदम कलमम, तो कलम शब्द है और ये इसका ये जो हिल रहा है ना, ये अर्थ है। तो पहला सवाल आता है सर, प्रत्यक्ष विधि के अन्य नाम क्या हैं? कहते हैं निर्बाध विधि। निर्बाध इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्य किसी भाषा की बाधा नहीं होती। पहला प्रश्न। कहते हैं मातृ विधि है। मातृ का मतलब अपनी मम्मी में ही पड़ती है। मम्मी का मतलब स्त्री की माँ स्त्री होती है, बकरी की माँ बकरी होती है ना, भेड़ की माँ भेड़ होती है, तो संस्कृत की माँ संस्कृत होगी, हिंदी की माँ हिंदी होगी, तो उसी लैंग्वेज में पढ़ा जाता है, इसलिए इसको मातृ विधि कहते हैं। सुगम विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रकार से चारों तरफ उसी भाषा का वातावरण, माहौल बना देने के कारण बच्चा आसानी से सीख जाता है। जैसे जन्म के बाद में बालक को कभी भी उसकी माँ बाप परिवार वाले बैठ करके वो भाषा नहीं सिखाते, वो आसानी से अनौपचारिक रूप से अपने आसपास की जो मातृभाषा होती है उसको अपने आप सीख जाता है। वैसे ही संस्कृत सिखानी है तो चारों तरफ वातावरण दीजिएगा, चारों तरफ के वातावरण से बच्चा आसानी से अपनी मातृभाषा के समान उस संस्कृत भाषा को भी सीख जाता है। प्राकृतिक विधि भी इसका नाम है। ये नाम इसलिए इसका क्योंकि बालक जन्म के बाद में स्वाभाविक रूप से किसी भी भाषा को अपने आप ही ग्रहण कर लेता है, क्योंकि माहौल ही चारों तरफ उसी भाषा का होता है। तो यहां पर भी ये कहते हैं कि इसी प्रकार से इसमें भी चारों तरफ माहौल दिए जाने के कारण बालक अपने आप से प्राकृतिक रूप से जैसे अपनी मातृभाषा को सीखता है वैसे इसको भी सीख लेता है, इसलिए इसको स्वाभाविक विधि या प्राकृतिक विधि कहते हैं। तो सर ये इतने सारे, तो आवाज कम क्यों आ रही है? अच्छा, एक भैया के कम आ रहे हैं, तो विनोद कुमार जी आप थोड़ा देखें सर। हम आगे पढ़ते हैं हम लोग। चर्य में सर यत प्रत्यय है। गद चर यम अनुपसर्ग एक सूत्र है। चर यम इत्यादि शब्दों से पहले उपसर्ग नहीं हो तो यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। सुरेश बिश्नोई भैया है ना जी। मम्मी की माँ मम्मी होती है। आगे बढ़ रहे हैं हम, सभी समझ में आ रहा होगा आप सभी के। और कोशिश किया करो यहाँ शिक्षण विधि के सवाल ही करो ताकि मेरा ध्यान ना भटके। और आप चाहते हो कि मेरा थोपड़ा ही बंद हो जाए, जबान ही बंद कर देना चाहते हो, आप गड़ा ही घोट देना चाहते हो मेरा, तो बात ही अलग है।
चर्य में चर धातु से यत प्रत्यय है, गद चर यमस अनुपसर्ग सूत्र है, कई सारी चीजें हैं और ये बहुत गूढ़ सवाल है, रीट की तैयारी कर रहे हो तो ये सब आपके लिए काम की चीजें नहीं है, फिर भी आप पूछ रहे हो, आपकी तो जिज्ञासाएं हैं, आपका मन है। बड़े आगे, अब प्रत्यक्ष विधि में कैसे कैसे सवाल। सबसे पहला सवाल आता है कि इसके प्रवर्तक का नाम प्रोफेसर वीपी वोकिल महोदय। जब ज्यादा पढ़ जाओगे ना तो वोकिल से भी ज्यादा अन्य नाम और पढ़ोगे आप। और इसके समर्थक कौन कौन है, जेस पर्सन और गेटे। ये तो आपकी परीक्षा में आप सबको पता है कि बहुत ही बार आता है, आ भी चुका है, आएगा और आते आते रहेंगे। विरोधी कौन है, जो व्याकरण और अनुवाद का समर्थन करते हैं वो इसके विरोधी हो जाएंगे, क्योंकि ये व्याकरण और अनुवाद को स्वीकार ही नहीं करती। ये जो विधि है ना, ये व्याकरण के चक्कर में, अनुवाद के चक्कर में पड़ती नहीं है। तो व्याकरण अनुवाद को मानने वाले वामन शिवराम आप्टे भी थे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने विधि दी थी ना व्याकरण अनुवाद, और इसके समर्थक वो थे। तो ये समर्थक और ये देने वाले दोनों इसके विरोधी हो जाएंगे अपने आप, तो रटने की जरूरत नहीं है सर। ये प्रत्यक्ष विधि कभी भी व्याकरण सिखाने पर अनुवाद पर बल देती नहीं है, तो व्याकरण अनुवाद के समर्थक इसके विरोधी हो जाएंगे। तो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने तो विधि दी थी और इसके समर्थक ये थे, तो इसके समर्थक इसके दोनों ये मिलकर के इसके विरोधी कहलाते हैं। अब देखिए सर, यहां से भी अच्छे प्रश्न आते हैं। कहते हैं कि इस विधि का सबसे पहले प्रयोग फ्रांस में 1901 में गुइन ने किया। अब यहां से प्रश्न आते हैं, कौन से देश में किया, फ्रांस में किया, कब किया, 1901 में किया, किसके द्वारा किया गया, गुनिन के द्वारा किया गया। और गुइन ने सर सबसे पहले इसका प्रयोग कौन से शिक्षण में किया था, अंग्रेजी भाषा शिक्षण में किया। ये विधि वास्तव में वाल्टर पेनफील्ड की मदर्स मेथड के नाम से एक विधि दी है। मदर्स मेथड का मतलब मम्मी को मम्मी में ही पढ़ाना, और देने वाले कौन थे, वाल्टर पेनफील्ड थे। तो वाल्टर पेनफील्ड ने एक आविष्कार प्रोग्राम अनुसंधान किया। उसने क्या किया, एक बच्चा था, उसको देखा, उसकी माँ भी अंग्रेजी बोलती थी, उसका पापा भी अंग्रेजी बोलता था, सारे परिवार के लोग अंग्रेजी, बच्चा अंग्रेजी सीख गया। सर उसने क्या किया, उसी तरह से दूसरे किसी अंग्रेज के बच्चे को उठाया और वो किसी दूसरी भाषी लोगों के बीच में जाके उसको रख दिया। जैसे मान लो 6 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा है, उसको ले जाके मान लो हिंदी भाषी लोगों के बीच में रख दिया। उसने महसूस किया कि 6-7 साल बाद जब बच्चा अच्छी भाषा सीखने के लिए तो हिंदी भाषा में बात करने लगा। उसने कहा यार ये चमत्कार कैसे हो गया, अंग्रेज की संतान है, हिंदी कैसे बोल रहा है। तो उसने कहा कि भाषा हमेशा अर्जित होती है, पैतृक संपत्ति नहीं होती, आपने पढ़ा भी था। तो ये भाषा जो अर्जित करते हैं हम कहाँ से अर्जित करते हैं, वातावरण से। इसका मतलब यदि हम किसी भी बच्चे को किसी भाषा का वातावरण देवें, चारों तरफ उठना बैठना सोना जागना नहाना धोना सब जगह उसको एक ही भाषा का वातावरण दिया जाए, तो वो अनायास बिना किसी प्रयास के प्राकृतिक नेचुरल रूप से उस भाषा को सीख जाएगा। जैसे बालक जन्म के बाद अपनी मातृभाषा को आसानी से सीख जाता है, तो इस प्रकार से उन्होंने एक मेथड दी थी, उसका नाम मदर्स मेथड था, और ये वाल्टर पेनफील्ड की थी। इसी को आगे जाकर हमारे यहाँ अप्लाई करने वाले, भारत में सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि को अल्फिनिस्टोन हाई स्कूल बंबई का स्कूल है, उस जमाने बंबई बोलते थे, आजकल बॉम्बे मुंबई बोलते हो। और ये प्रोग्राम करने वाले आदरणीय महान आत्मा कौन थे, हमारे प्रोफेसर बीपी वोकिल। इसको वोकिल या वोकिल जैसा भी आप समझे। 50 साल बाद आए सर, 1901 में तो गुइन ने काम किया, 50 साल बाद 1951 में ये काम किसने किया था, वोकिल महोदय ने किया था। यहाँ तक के सारे प्रश्न आप सब पढ़े हैं और अच्छे से आपने समझा भी होगा। जिनको नहीं दिख रहा है थोड़ा सा कोशिश करें, दिखता है, मैंने भी देखा था अपने मोबाइल में, बहुत बढ़िया दिखता है, कोशिश करो आप। अब देखो सर हुआ क्या कि वोकिल ने प्रारंभिक अवस्था में निर्बाध विधि के एक परिष्कृत रूप जिसका नाम उन्होंने मौखिक विधि दिया, इसको उचित माना है। यानी याद रखना सर, जब हम किसी बच्चे को, अभी है क्या वो तो चर्चा में आगे कर ही रहे हैं, जब प्रत्यक्ष विधि को क्लास में अप्लाई किया जाए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी प्रत्यक्ष विधि से आप पढ़ाना चाहते हो, अब है क्या प्रत्यक्ष विधि हो तो भी पढ़ ही रहे, तो कहा कि प्रत्यक्ष विधि से पहले एक मौखिक विधि के नाम से जो इसी का परिष्कृत रूप है उसका प्रयोग करना चाहिए। बोला यार मौखिक विधि क्या है, तो पहले प्रत्यक्ष विधि को समझें। कहते हैं कि प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है जिस भाषा को पढ़ा रहे हो उसको उसी भाषा में पढ़ाया जाए, यानी किसी दूसरी भाषा का प्रयोग बीच में नहीं किया जाए। बोला यार ऐसा करेंगे, मान लो आप सभी इस समय में आपको संस्कृत और संस्कृति सिखाऊं तो समस्या तो आएगी ना, तो क्या किया जाए, तो कहा कि जब डायरेक्ट मेथड से आप पढ़ाना चाहते हो तो एक काम करो, आप शुरुआती दिनों में एक काम करो सर, कोई भी भाषा पढ़ाते समय उसमें थोड़ा थोड़ा मातृभाषा का प्रयोग भी करते चलो। यानी कि जब हम डायरेक्ट मेथड से पढ़ाते हैं और डायरेक्ट मेथड से पढ़ाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन शुरुआत के दिनों में जब हम प्रत्यक्ष विधि से पढ़ाते हैं तो बच्चा कई बार अटपटा ऐसा उसको महसूस होता है, अजीब सा लगता है उसको कि यार गुरुजी मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो बीच बीच में मास्टर जी क्या करे, उसकी मातृभाषा का प्रयोग थोड़ा थोड़ा कर ले, कोई शब्द का अर्थ बताते समय। तो प्रत्यक्ष विधि में जब मातृभाषा का प्रयोग कर लिया जाए तो शुरुआती दिनों में तो उसका नाम हो जाता है मौखिक विधि, फिर धीरे धीरे बच्चा उसको क्या कर लेगा, एडॉप्ट कर लेगा।
अब उसको संस्कृत समझ में आने लगेगी तो मातृभाषा को हटा देंगे और आगे जाकर प्योर हम प्रत्यक्ष विधि में आ जाएंगे। तो कहता है कि प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का जब प्रयोग कर लिया जाता है फिर प्रत्यक्ष विधि नहीं कहलाती सर, उसका नाम ही क्या हो जाता है, मौखिक विधि। और यदि मौखिक विधि में फिर आप मातृभाषा का प्रयोग बंद कर देते हो और संस्कृत को संस्कृत से ही पढ़ाते हो तो वही मौखिक विधि आगे जाकर किस नाम से जानी जाती है, प्रत्यक्ष विधि। तो मौखिक विधि पहला सोपान सीढ़ी है, मौखिक विधि के बाद में दूसरा सोपान आपका प्रत्यक्ष विधि का होता है। आखिर ये सब क्या है, प्रत्यक्ष विधि क्यों हम करते हैं, क्या जरूरत है प्रत्यक्ष विधि की, व्याकरण अनुवाद से काम चला लो। तो कहते हैं कि जरूरत है। संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए छात्रों को संस्कृतमय वातावरण देना इस विधि का सबसे प्रमुख लक्ष्य होता है। यानी चारों तरफ संस्कृत सिखाने के लिए संस्कृत का ही वातावरण देना इस विधि का एक प्रमुख उद्देश्य है। इस विधि के द्वारा मैं अभी बता रहा था ना आपको कि शब्द का और अर्थ का सीधा संबंध जोड़ा जाता है। सीधा संबंध का मतलब कोई भी चीज ऐसे नहीं बताई जाती मीनिंग की तरह, अनुवाद करके नहीं बताई जाती, सीधा डायरेक्ट बताई जाती है। जैसे घड़ी है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये घड़ी है इसको घटिका कहते हैं, नहीं, मैं कहूंगा साहब इयम घटिका, अयम हस्तः, इसी प्रकार से इदम कलमम। तो यह शब्द और अर्थ को डायरेक्ट सीधा संबंध करके बताया जाता है, यानी किसी भी शब्द का साक्षात ही अर्थ बताया जाता है। इसलिए इस विधि का नाम ही डायरेक्ट मेथड है। कहते हैं साहब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कई प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। कक्षा में गुरुजी कई सारी चीजें रखते हैं और उसको डायरेक्ट बताते हैं कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। यहाँ अनुवाद का कोई काम नहीं है, इसलिए इसमें अनुवाद विरोधी है। याद रखना सर, ये भी आपका परीक्षा का एक अच्छा प्रश्न पूछा था कि बताइए अनुवाद विरोधी कौन सी विधि मानी जाएगी ऑप्शन में। तो प्रत्यक्ष विधि में कहीं पर भी अनुवाद नहीं किया जाता कि भाई ये पेन है इसको कलम कहते हैं ना, इसको डायरेक्ट ही कलम ही कहा जाता है। ये घड़ी है इसको घटिका कहते हैं ना, इसको डायरेक्ट घटिका ही बताया जाता है कि इयम घटिका। तो ऐसे करके पढ़ाया जाता है। तो ट्रांसलेट का कोई काम नहीं है सर इसमें। मौखिक अभ्यास पर ज्यादा बल दिया जाता है क्योंकि शिक्षक सुनाता है और बच्चे सुनते हैं, फिर बच्चों से सुनते हैं और बाकी बच्चे सुनाते हैं और बाकी बच्चे सुनते हैं। काठिन्य निवारण करना हो तो मान लो किसी शब्द का अर्थ बताना हो, क्या करोगे, कहा कोई दिक्कत नहीं, हम दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर लेंगे, हमारे पास कई सारे संसाधन उपलब्ध हैं। तो काठिन्य निवारण के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर लेते हैं। कई बार साक्षात वस्तु दिखा देते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन या प्रदर्शन या अभिनय करके किसी शब्द का अर्थ बता देते हैं। कुल मिलाकर के सारा काम सामने किया जाता है। क्लास में बच्चों को भाषा सिखाते समय कई सारी चीजों को डायरेक्ट दिखा देते हैं, ये देखो ये है, ये है, ये है। विशेष रूप से जो आपका यहाँ लिखा है वो परीक्षा का सवाल यहाँ से निकल के आता है। पहली बात, प्रारंभिक स्तर के लिए उपयोगी तो है ही है और भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि का नाम, ये प्रश्न हमारे एग्जाम में से यदि आप गिनते हैं ना तो कम से कम ये 5-10 करोड़ बार आ चुका है परीक्षा में। वापस रिपीट करता हूं, बताइए सर्वाधिक उपयोगी कौन से स्तर के लिए है, प्रारंभिक स्तर के लिए। छोटे बच्चे को तो आप हर चीज दिखाओगे तो उसके लिए तो नया ही है सब, लेकिन सर हमारी सदाबहार जो परीक्षा का सवाल आपका वो यहाँ से ही आता है। कोई भी भाषा हो, चाहे वो आपकी हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, किसी भी भाषा को सिखाने की भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि का नाम, सर्वश्रेष्ठ विधि का नाम, चाहे हिंदी की बात कर लो, चाहे अंग्रेजी की कर लो, दुनिया की कोई भी भाषा है, यदि उसको सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट मेथड से बेहतर कोई ऑप्शन है ही नहीं दुनिया में। आजकल आप लोग सुनते हो ना 90 घंटे में सीखिए स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स, वो सर इसी का प्रोग्राम होता है। ये स्वाभाविकता के सिद्धांत पर आधारित है। परीक्षा का सवाल है, मैं आगे बढ़ जाता हूं। यहाँ वातावरण निर्माण करके भाषार्जन करने पर बल देती है। चारों तरफ जहां भी बच्चा जाता है, स्कूल में, पुस्तकालय में, वाचनालय में, या बैठ जाए घर में, घर के अलावा सॉरी, तो कहीं भी जाए क्लास में अध्यापक से बात करते समय सभी जगह आपका कौन सा प्रोग्राम होता है, संस्कृत का ही प्रोग्राम होता है। याद रखना सर, ये विधि वास्तव में है क्या, जब हम किसी भाषा को उसी भाषा में पढ़ाते हैं तो उसका नाम प्रत्यक्ष विधि है, पहली विशेषता। दूसरी बात है, इसमें मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता, इसलिए मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। यह भी मेरी परीक्षा में आई हुई लाइन है सर। इस विधि में मातृभाषा या कोई और भाषा, आप संस्कृत पढ़ा रहे हो ना, तो संस्कृत के अलावा बाकी सारी भाषाएं वर्जित होती है और इसमें पाठ्य पुस्तक का प्रयोग भी नहीं किया जाता। ये दोनों विशेषताएं परीक्षा में आ चुकी हैं सर। आपका संस्कृत का संस्कृत भाषा में ही शिक्षण करवाया जाता है, यही आपकी प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। और काठिन्य निवारण के लिए, व्याख्या के लिए कोई शब्द आ जाए तो उसके लिए क्या करें, कहा अनुवाद आदि की जरूरत नहीं है। वहां हम दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर लेंगे, प्रदर्शन कर देंगे, दृश्य श्रव्य साधन कर लेंगे, अभिनय कर लेंगे, इत्यादि शब्दों के माध्यम से हम इस विधि का प्रयोग करके बच्चों को अर्थ बता देते हैं। कहा कि प्रारंभिक स्तर के लिए, मैंने पहले ही कहा आपसे कि शुरुआती दिनों में हम डायरेक्ट संस्कृत टू संस्कृत बात करेंगे बच्चों से, बच्चे नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए कहा कि फिर एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इसमें मातृभाषा का थोड़ा थोड़ा प्रयोग कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते समय शुरुआत के दिनों में
जब मातृभाषा का प्रयोग कर लिया जाता है फिर वो प्रत्यक्ष विधि नहीं कहलाती है, उसका नाम ही बदल जाता है। सर, प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग किया जाए तो उसका नाम क्या हो जाता है? मौखिक विधि। और मौखिक विधि का कार्यक्रम भी वोकिल ने दिया था। ये शिक्षण विधि में, शिक्षण कार्य में प्रत्यक्ष विधि के शुरुआती दिनों में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। अध्यापक वार्तालाप के द्वारा थोड़ी थोड़ी बातें करके काम चला लेता है। अब प्रत्यक्ष विधि के कुछ गुण और कुछ दोष हैं। क्या क्या अच्छी बातें हैं सर? पहली बात, इसमें सारा का सारा काम दृश्य श्रव्य सामग्री सामग्री से बताया जाता है। तो कहते हैं भाषा शिक्षण के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है। अल्प समय में, थोड़े समय में चारों तरफ भाषा का माहौल दोगे बच्चे को तो कम समय में भाषा सीख लेता है। शब्द उच्चारण अच्छा हो जाता है, अभिव्यक्ति भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सुनने के, बोलने के अवसर ही होता है। हर चीज को बताया जाता है, अध्यापक बोल के बताता है तो बच्चा सुनता है। मैं बोलूंगा तो मेरा अनुकरण करके आप बोलेंगे तो आपका उच्चारण भी शुद्ध हो जाएगा, आप वैसा ही बोलना सीख जाओगे। व्याकरण और अनुवाद की रटन प्रणाली का त्याग है। कभी भी यहाँ ट्रांसलेट करके नहीं बताया जाता कि ये कमीज है साहब, इसको शर्ट कहते हैं, या शर्ट है इसको कमीज कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट ही शब्द का अर्थ बताया जाता है। संस्कृत के प्रारंभिक ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी प्यारी विधि है। संस्कृत का वातावरण निर्माण करके किसी भी बच्चे को आप आसानी से भाषा सरलता से सिखा सकते हैं। आप संस्कृत सीखना चाहते हो तो सर आपको क्या करना पड़ता है? संस्कृत सीखने के लिए आपको ग्रामर सीखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो ग्रामर का लफड़ा ही नहीं है। तो जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होती है ना, आप लोग जैसे अंग्रेजों के बीच में रहोगे, टूटी फूटी अंग्रेजी आप सीख जाओगे। वैसे कारण क्या है? क्योंकि वातावरण आपका वैसा है, तो वातावरण से इंसान सीखता है, तो यह वातावरण दिया जाता है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, अमूर्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका है। विशेष दो बातें इसमें, एक तो आपका ये पॉइंट परीक्षा में खूब मिलता है, और दूसरा आपका ये पॉइंट है जिसमें नहीं है, नीचे होगा शायद, उच्च स्तर के लिए उपयोगी नहीं है, मतलब इसमें है नहीं, मैं बोल दूंगा। हाँ देखो लिखा है यहाँ पर, लिखा कि साहब अमूर्त पदार्थों का ज्ञान कैसे करवाओगे? जब प्रत्यक्ष विधि में हर चीज दिखा करके उसको बताया जाता है संस्कृत में कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। तो मान लो सर आप भगवान शब्द पढ़ा रहे हो, अब भगवान को कैसे पढ़ाओगे? आत्मा है, कैसे पढ़ाओगे? आत्मा के लिए तो है ना कि मास्टर जी अपनी आत्मा निकाल के बता देगा कि बेटा इसको आत्मा कहते हैं। कुछ ऐसी चीजें, भगवान का नाम आया, बोले जय बजरंग बली, जाओ बजरंग बली को बुला के लो, कि बेटा मैं आता हूँ, बजरंग बली को बुला के लाता हूँ। भगवान आ गया, बोला रुक जा बेटा मैं भगवान बुला के लाता हूँ। तो कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं, जैसे आपका ये आत्मा शब्द है सर। अब आत्मा का सर कोई रूप नहीं होता, इसको कैसे बताओगे आप? कोई दृश्य श्रव्य सामग्री आत्मा बना के लाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो अमूर्त जो शब्द हैं उनका अर्थ बताने में ये क्या है? सफल नहीं है विधि। सबसे बड़ा दोस्त उसका ये है। व्याकरण का ज्ञान नहीं दोगे तो भाई भाषा पर अधिकार नहीं होगा। छोटे बच्चे के लिए उपयोगी है, बड़े बच्चे 10वीं 12वीं के बच्चे को जाकर कहोगे ये घोड़ा है, ये अयम अश्व है, वो कहेगा गुरुजी पहले ही जानते हैं हम, तो आगे बताओ। तो ये प्राथमिक स्तर के लिए ही उपयोगी है, उच्च स्तर के लिए विशेष उपयोगी नहीं है। सभी शब्दों में सीधा संबंध नहीं बता सकते, याद रखना। और इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता है, एक एक शब्द के लिए बताना पड़ता है, इसको ये कहते हैं, उसको वे कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो बहुत ज्यादा समय आपको अपेक्षित होता है। तो विशेष इसका प्रॉब्लम यही है कि अमूर्त पदार्थों का हम कभी अर्थ नहीं बता सकते, कई बार समस्या आ जाती है। क्या है प्रत्यक्ष विधि? तो परीक्षा के सवाल में बांच देता हूं, बता देता हूं। पहला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विधि के अन्य नाम सुगम, प्राकृतिक, स्वाभाविक विधि है, निर्बाध विधि है, डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसको। इसके प्रवर्तक प्रोफेसर वीपी वकील भारत में माने जाते हैं। 1951 में अल्फ्रेस्टन हाई स्कूल मुंबई में इसका प्रतिपादन किया गया। सबसे पहला प्रयोग कौन सी भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में किया गया। देश का नाम फ्रांस था। 1901 की बात है। नाम इंसान का गुइन था। फिर आगे जाकर कहा कि किस पर आधारित है? तो ये वाल्टर पेनफील्ड की मदर्स मेथड पर आधारित है। क्या है प्रत्यक्ष विधि? जब किसी भाषा को पढ़ाएं तो आप उसी भाषा में पढ़ाओ, मातृभाषा का प्रयोग मत करो, किताब की जरूरत नहीं, व्याकरण अनुवाद की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सीधा शब्द बता करके उसका अर्थ बताया जाता है। कोई भी दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता से और साक्षात वस्तु दिखा करके उसका नाम बता दिया जाता है, यही प्रत्यक्ष विधि है। यहाँ मीनिंग नहीं रटवाए जाते, डायरेक्ट मीनिंग ही बताया जाता है। अच्छी बात क्या है? संस्कृत में वातावरण देकर के बच्चे को संस्कृत सिखाई जाती है, लेकिन बुरी बात यह है कि हर वस्तु का साक्षात संबंध नहीं बता सकते। कुछ अमूर्त वस्तुएं होती हैं, अमूर्त विचार या भाव होते हैं, अर्थ होते हैं, जिनका हम कुछ भी नहीं बता सकते। हाँ, एक ये भी है कि यहाँ संस्कृत में वातावरण बच्चे का केवल स्कूल में ही पॉसिबल है। भाई साहब, घर जाते ही बच्चे को आपने स्कूल में क्या बताया? चित्र दिखाकर, क्या बेटा इयम अजा, ये क्या है? अजा है। और घर जाते बच्चे को पता है, बकरी भी नहीं बोलते, सीधा कहेंगे छोरा छाड़ी आगे ले रहा। अब राजस्थान भाषा में छाड़ी या गूना या मेमना आप बकरी को बोलते हैं, वो बेचारी अजा बकरी भी नीर साहब छाड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कि इस विधि में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर जगह बच्चे का संस्कृत में वातावरण संभव नहीं है। 6 घंटे का स्कूल और 18 घंटे का घर, दोनों की लड़ाई में सर स्कूल हार जाती है। आजकल हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में रहे, लेकिन घर का मीडियम तो आपको पता धंसू वाला रहता है। और फिर हम कहते हैं हमारे बच्चा 2 साल से इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, अभी तक अंग्रेजी नहीं है। अरे भैया, कम से कम वातावरण तो देखो अपना। बच्चा वहां सीख के आता है, पता नहीं क्या सीख के आता है, घर में आती वो प्याली कटोरा थाड़ो कटोरो और योर वो जूता पूता। समझ में आ रही मेरी बात?
तो इसका सबसे बड़ा दोष यह भी है कि हर जगह संस्कृत में वातावरण देना संभव नहीं है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि संबंधित आपके कुछ खास प्रश्न थे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर। तीसरी वर्तमान आधुनिक विधि है हर्बट की पंचपदी। हर्बट की पंचपदी, अच्छा इसमें एक चीज और आती है ना, ये बार बार आप लोग सवाल करते हो सर ये हर्बट है कौन सा। वैसे जो मैंने जितना शिक्षण शास्त्र पढ़ा है उसमें हर्बट स्पेंसर वाला हर्बट नहीं है सर। ये जो हर्बट आते हैं वो JF हर्बट आता है, यानी जो आपका ये शिक्षण सूत्र देने वाला वो तो हर्बट स्पेंसर है। शिक्षण सूत्रों के प्रतिपादन करने वाले हर्बट स्पेंसर और कमेनियस हैं, तो वो तो स्पेंसर वाला हर्बट है। जबकि यहाँ ये कहा जाता है, मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, जितना अनुसंधान मैंने किया है, उसमें शिक्षण शास्त्र में पंचपदी जो पाठ्य योजना जिसके आधार पर बनती है उसके प्रतिपादक जो हर्बट है वो JF हर्बट है। और जे का मतलब जो भी है, जॉन या जोसेफ जो भी है, जोसेफ फ्रेडरिक हर्बट का नाम अलग आता है। जबकि शिक्षण सूत्र के समय और किताब आदि में आप जो काम करते हो वहां हर्बट स्पेंसर का नाम आता है। बात समझ में आई क्या मेरी? तो हर्बट की पंचपदी में जो हर्बट है वो JF फ्रेडरिक हर्बट है, जबकि शिक्षण सूत्रों में जो आपके आते हैं उसका नाम क्या है? हर्बट स्पेंसर है। चलिए साहब, बात क्लियर हुई? कल कोई भैया पूछ भी रहे थे, नाम से ही पता चल रहा है सर इसमें कितने पद हैं? 5 पद। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है साहब। स्टार्ट करता हूं मैं अपनी भाषा में कि एक महान दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक हुआ जिसका नाम JF फ्रेडरिक था। फ्रेडरिक महाराज ने क्या किया सर? प्रारंभ में शिक्षण प्रक्रिया के लिए कक्ष में एक अध्यापक कैसे कैसे कौन कौन से सोपानों का अनुसरण करते हुए पढ़ाए, तो उसके लिए 4 सोपान दिए सर। पहला परीक्षा का प्रश्न दिया किसने? JF हर्बट ने दिया। दूसरी बात, मूलतः कितने दिए सर? तो 4 दिए सर। आपके कौन कौन से 4 दिए? तो 2 S से स्टार्ट होते हैं, 2 V से स्टार्ट होते हैं। S से पहला कहा स्पष्टता, दूसरे का नाम दिया संबद्धता, तीसरे का नाम V से व्यवस्था, चौथे का नाम V से विधि। तो 2 तो S से दिए यानी स से दिए और 2 आपका वैसे दिए। बाद में क्या हुआ साहब? हर्बट के 2 शिष्य हुए, बहुत ही होनहार, नाम रोशन करने वाले आपकी तरह। एक का नाम सिल्लर या जिल्लर आता है, दूसरे का नाम राइन या रेन आता है। तो सिल्लर जिल्लर ने या रेन या राइन ने पहला जो सोपान था स्पष्टता, उसके लिए कहा कि गुरुजी स्पष्टता का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि जब अध्यापक कक्षा में जाकर के अपनी विषय वस्तु को स्पष्ट करता हो तो जो है स्पष्टता कहते हैं। कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इसमें 2 बातें हैं। जब अध्यापक कक्षा में जाता है तो पहले ये जानकारी प्राप्त करता है कि बच्चे को कितना आता है, यानी पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है और पूर्व ज्ञान परीक्षण के बाद में नवीन ज्ञान की ओर ले जाता है, तब जाकर के अपनी विषय वस्तु को बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। तो कहा कि गुरुजी स्पष्टता में 2 बातें हैं, पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना जिसका नाम इसने क्या दिया? प्रस्तावना, और फिर अपने नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करना, सामने स्पष्ट करना, ये कहलाता है प्रस्तुतिकरण। तो याद रखना सर, ये भी परीक्षा में कई बार आपका पूछा हुआ सवाल है कि स्पष्टता वाले सोपान को बांटने वाले कौन है? तो जिल्लर और राइन है। किन 2 भागों में बांटा गया? तो सर आपका हो जाएगा प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। इस प्रकार वर्तमान में हर्बट की शिक्षण प्रणाली में 5 अंग हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हर्बट ने कितने दिए सर? 4 दिए। वर्तमान में कितने हैं? 5 हैं। स्पष्टता को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। बांटने वाले जिल्लर या सिल्लर जो भी आप बोलते हो इंग्लिश में, सिल्लर जिल्लर, और दूसरा कौन है आपका? रेन। और कहा कि उसके नाम क्या क्या रखे? तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण प्रस्तावना, फिर नवीन ज्ञान की ओर ले जाने का प्रोग्राम रखा सर, उसका नाम हमने क्या दिया? प्रस्तुतिकरण दिया है। यहां तक कि ये प्रश्न आपके 6 या 7 प्रश्न बनते हैं जो क्लियर हुए। अब आइए साहब, जब एक कक्ष में कोई भी अध्यापक पढ़ाता है सर, आप लोगों ने ईमानदारी से BSTC या ईमानदारी से बीएड की, ईमानदारी पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कई लोग ईमानदारी से बीएड करते हैं, कुछ लोग ज्यादा ही ईमानदारी से बीएड BSTC करते हैं। जो ईमानदारी से बीएड BSTC करते हैं जिंदगी में कभी भी उनके मनोविज्ञान और ये शिक्षण शास्त्र पकड़ में नहीं आता है। मुझे आज भी याद है, भरे पूरे बेचों में जब आप लोग महकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो एक लड़की क्या थी साहब, अंदर जो है पानी वानी पी रही थी, मैं साइड में खड़ा था। वो अपनी सहेलियों से कह रही थी, मुझे याद है ऑफलाइन का, मुझे वो वाकई आज भी याद है। वो अपनी सहेलियों से कह रही थी कि यार मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, गुरुजी मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं यहाँ और वो पता नहीं कौन थार्नडाइक का सिद्धांत क्या है, ये सब पता नहीं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझे हंसी आई और मैं समझ गया तुरंत कि बेटा तू घर बैठी थी और तेरे पापा ने, परिवार वालों ने जुगाड़ लगा करके तुझे घर बैठे बैठे बीएड BSTC करवा दी। तब तो बड़े अपने आप को होशियार समझ रही थी कि मैं तो घर बैठे बैठे बीएड हो गई मेरी, तो घर बैठे बैठे BSTC हो गई मेरी तो। और वो घर बैठे बैठे जिनकी बीएड BSTC होते हैं ना, फिर उसके बाद में जिंदगी में कभी घर नहीं बैठते हो, क्योंकि उनको समझना तो है ही सर, नौकरी तो लगनी है, उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो मेरे से रहा नहीं गया, तो थोड़ा मुझे मजाक सूझा, तो मैं वो जैसे ही बाहर आई कि बेटा तेरे समझ में नहीं आता थार्नडाइक का सिद्धांत क्या है? सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो सब ऊपर से ही जा रहा है। मैंने कहा मैं बताता हूँ, रुक जा। क्या पता सर समझा नहीं पाए। तो मैंने मजाक के उस हिसाब से मैंने कहा कि देख, गांव में क्या होता था, पहले एक चिमनी होती थी
और चिमनी में क्या था, पढ़ाया नहीं जाता था, तो धीरे धीरे लैंप का आविष्कार हुआ। तो लैंप में नीचे आधार होता है, उसमें केरोसिन डाला जाता है और उसके बाद में एक शीशे का लैंप होता है, उस पर वो रखा होता है। बिल्कुल सर, ये तो मैंने देखा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुमने देखा है। अब उसके बाद में क्या होता है बेटा, हवा का झोंका चलता है। जैसे समीर वो ऐश्वर्या राय वाला, सलमान खान वाला आता ना हवा का झोंका, तो हवा का झोंका चलते ही क्या होता है, वो बाती लो उसमें हिलती है और लैंप झपक झपक करता है। अब झपक झपक शब्द तो राजस्थान का जो है प्यारा शब्द है, ये तो यूनिक शब्द है, हर किसी को समझ में थोड़ा ना आता है। तो मैंने उसको बोला कि समझ रही हो? बोले हाँ सर समझ रहा हूँ, समझ रही हूँ। तो मैंने कहा कि बेटा वो झपक झपक जो करता है ना, उसी को थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहते हैं। बोला सर ये तो इतना आसान है। मैंने कहा और नहीं तो क्या। ओ सर वो तो पता नहीं गुरुजी तो क्या क्या बता रहे हैं। गुरुजी तो ऐसे ही बावड़े। तो मेरे कहने का मतलब है भाई साहब, जो लोग ईमानदारी से बीएड और ईमानदारी से बीएसटीसी कर लेते हैं, उनके तो कुछ ज्यादा ही समझ में आता है। लेकिन जो पागल लोग हैं मेरी तरह, रात के 2-2 बजे जाकर के सर मॉडल बनाते थे, चार्ट बनाते थे, लपेट फलक पर प्रश्न लिखते थे, अभ्यास कार्य की पाठ योजनाएं बनाते थे, आज उनके लिए शिक्षण विधियां और मनोविज्ञान सब आसान लगता है। और जो घर बैठे बैठे बीएड बीएसटीसी करे थे ना, उनके लिए सदमा है, टेंशन हो जाती है। चलो आगे बढ़ता हूँ। कई लोगों को बुरा भी लग सकता है, कई लोगों को बुरा भी लग सकता है। चलिए साहब, ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत नहीं था, ये मेरा सिद्धांत था। झपक झपक वाला, ठीक है। चलिए साहब, बात करें साहब, सबसे पहला सोपान क्या है, प्रस्तावना। इसको कहते हैं उन्मुखीकरण। इसको उन्मुखीकरण क्यों कहते हैं सर? इसलिए कहते हैं कि इसके द्वारा बच्चों को पढ़ने की ओर आमुखीकरण किया जाता है, बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए इसका आगे जाकर पाठ विन्यास, प्रेरणा कौशल, उत्प्रेरणा कौशल आदि के नामों से भी आप इसको जानते हैं। वर्तमान पाठ की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। 4 या 5 प्रश्नों के माध्यम से बातचीत के दौरान अध्यापक प्रश्न पूछ करके बच्चों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है। पूर्व ज्ञान को जानना ही बताओ और नवीन ज्ञान की ओर ले जाना ही बताओ क्या कहलाती है, प्रस्तावना। इसे उद्दीपक के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसका नाम विन्यास प्रेरण या उद्दीपन प्रेरणा कौशल भी इसको कहा जाता है। पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए छात्रों को पढ़ने हेतु मानसिक रूप से तैयार किया जाता है और इसके लिए कई सारे प्रश्न करना या शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना, यानी चित्र, मानचित्र, श्लोक, कथा, प्रयोग, है ना, उदाहरण, दृष्टांत आदि के द्वारा आपसे प्रस्तावना करते हैं। तो प्रस्तावना पहला सोपान, इसको आमुखीकरण या विन्यास प्रेरण कौशल कहते हैं। ध्यान आकर्षित करने के लिए पूर्व ज्ञान को जानना और नवीन ज्ञान की ओर ले जाने का प्रोग्राम ही प्रस्तावना होता है। और शिक्षक द्वारा पाठ की घोषणा। अब एक छोटी सी बात और है, वो भी मैं इसमें लिख देता हूं सर, कि जब पाठ योजना में प्रस्तावना होती है तो ये तो अध्यापक जी प्रस्तावना करेंगे, जिसके भी माध्यम से करेंगे, प्रश्न तो पूछना ही पड़ेगा। और प्रश्न में पूछने की जो विधा है यानी मर्यादा है, वो 4 से 5 प्रश्न होते हैं। फिर उसके बाद में वो अपने प्रस्तावना के बाद में क्या करता है सर, प्रस्तुतिकरण करता है। लेकिन प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के मध्य एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। प्रस्तावना का अंतिम जो प्रश्न है वो समस्यात्मक प्रश्न होता है। समस्यात्मक प्रश्न के बाद में अध्यापक क्या करता है, उद्देश्य कथन करता है। यानी आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ की एक छोटी सी सूचना देने के लिए कि बेटा चिंता नहीं करें, आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये जो आपका उद्देश्य कथन होता है श्रीमान, इस उद्देश्य कथन का प्रयोग करने वाले जो महान आत्मा आती है उसका नाम जिल्लर, जो आप पढ़ रहे थे ना, उसका विशेष नाम आता है। याद रखना कि प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में एक छोटा सा सोपान जो दोनों को जोड़ने का काम करता है उसे उद्देश्य कथन कहते हैं। और इसके लिए विशेष काम किसने किया था, सिल्लर, या जिसका फारसी नाम जिल्लर आदि आप बोलते हो ना, वो आपके इस महान आत्मा ने काम किया था। ठीक है भैया, तो उद्देश्य कथन बीच का प्रोग्राम होता है प्रस्तावना के और प्रस्तुतिकरण के। चलो बच्चों, आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऐसा करके अध्यापक उद्देश्य कथन करता है और उद्देश्य कथन करने के बाद आगे बढ़ जाता है। अब वो अपने पाठ को बच्चों के सामने रखता है। पढ़ाए जाने वाले पाठ को बच्चों के सामने रखना, विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने रखना, यही कहलाता है सर विषय का उपस्थापन करना, विषय का प्रस्तुतिकरण करना, पाठ का प्रस्तुतिकरण करना या पाठ का प्रदर्शन करना। पाठ्य वस्तु के मुख्य भाव के अनुसार उसे 2-3 भागों में बांट दिया जाता है और फिर बच्चों को उसको सामने लेकर पढ़ाया जाता है। और वो 2-3 भाग कौन कौन है सर, जैसे आदर्श वाचन करना, कौन करेगा आदर्श वाचन, शिक्षक करता है। जैसे अनुकरण वाचन कौन करता है, छात्र करते हैं। अशुद्धि संशोधन करता तो अध्यापक है लेकिन छात्रों के सहयोग से करता है। भावबोध के प्रश्न करता है। यदि आप पद्य शिक्षण का काम कर रहे हो तो विषय वस्तु को या तो दंड अन्वय के रूप में यानी व्याकरण के प्रश्नों की सहायता से अन्वय करना या फिर खंड अन्वय यानी साहित्यिक प्रश्नों की सहायता से अन्वय करना। तो विषय को सामने रखा, आदर्श वाचन आपने किया, अनुकरण वाचन मैंने, अशुद्धि संशोधन, भावबोध के प्रश्न, पद्य पढ़ा रहा हूं तो दंडान्वय खंडान्वय करके मैंने बच्चों के सामने रख दिया।
ये मेरा नवीन ज्ञान था जो बच्चों के सामने रखा, लेकिन बच्चों के समझ में तो नहीं आया ना, तो मैं अभी इसकी व्याख्या भी करूंगा। तो सर पहला प्रस्तावना था पूर्व ज्ञान को जानना, उद्देश्य कथन करने के बाद मैं डायरेक्ट आ गया। अब मैं एक बार आपको पहले भी ये प्रश्न पूछा था, आज एक बार फिर मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि अध्यापक जब पढ़ा रहा होता है, सोपानों को छोड़ के बात कर रहा हूं, अध्यापक जब पढ़ा रहा होता है तो उद्देश्य कथन के बाद अगली क्रिया क्या करता है? अगली क्रिया क्या करता है? सुनना मेरी बात को। जब रेन ने दिया था क्या उद्देश्य कथन, किसने दिया था भाई? देख लेना ना, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, शायद सिल्लर नहीं हो, रेन हो, देख लेना, मैं गलत नहीं बोलूंगा ना, हो सकता है कि मैं भी आदमी हूँ, दिमाग से निकल जाए तो गलत हो जाए, तो एक बार आप देख लेना। उद्देश्य कथन के लिए मेरे दिमाग में सिल्लर है तो शायद मैं गलत हूँ, एक बार आप देख लेना भाई, हो सकता है मेरे दिमाग में सिल्लर है तो मैंने सिल्लर बोला है, या शिव शंकर माली जी कह रहे हैं सर रेन ने दिया, तो एक बार आप देख लेना, ठीक है। अब मेरे दिमाग में तो सिल्लर घुसा हुआ तो सिल्लर ही बोलूंगा बार बार, या फिर मैं देख के कल इसको वापस बताऊंगा। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। तो मैं आपको कह रहा था कि विषय वस्तु को सामने रख दिया, तो मैं आपसे वापस प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं कि अध्यापक कक्ष में पढ़ाते समय उद्देश्य कथन के बाद अगली क्रिया क्या करता है? तो कई लोगों ने जवाब दिया प्रस्तुतिकरण। तो सर प्रस्तुतिकरण क्रिया नहीं है, प्रस्तुतिकरण तो सोपान है। उद्देश्य कथन करने के बाद अध्यापक अगला काम क्या करता है? अगली क्रिया क्या करता है? तो उद्देश्य कथन के बाद में अगली जो क्रिया होती है, क्रिया वो अध्यापक बताइए कौन सी क्रिया करता है? आदर्श वाचन। प्रस्तुतिकरण कोई क्रिया नहीं है, प्रस्तुतिकरण तो सोपान है, सीढ़ी है। फिर वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, पाठ पढ़ाते समय उद्देश्य कथन के बाद अध्यापक अगला कार्यक्रम क्या करता है या अगली क्रिया क्या करता है? तो अगली क्रिया सर आपकी आदर्श वाचन की क्रिया होती है। बात समझ में आ रही है? आदर्श वाचन, प्रस्तुतिकरण तो सोपान है। बहुत प्रश्न तो आएंगे नहीं, बहुत प्रश्न तो बहुत बात की बात है। हाँ तो रेन है तो भाई रायन मान ला, मेरे दिमाग में सिल्लर था इसलिए मैंने सिल्लर बोल दिया, उसको देख लेना आप लोग। अब देखिए सर आपने बच्चों के सामने रख दिया पूर्व ज्ञान को जाना, नवीन ज्ञान सामने रख दिया, लेकिन नवीन ज्ञान की व्याख्या तो करोगे ना, यानी बच्चों ने पहले कितने जानते थे अब कितना जान गया। इस प्रकार दोनों के प्रोग्राम में करते हैं आप निरीक्षण, परीक्षण या तुलना। इसको कहते हैं सर अगला तीसरा सोपान, जिसका नाम क्या होता है? तुलना। तुलना का मतलब होता है अमूर्तीकरण करना या तुलना करना। इसका नाम तुलना क्यों रखा? पहले पूर्व ज्ञान बच्चों के पास था, अब नवीन ज्ञान आपने रखा। अब नवीन ज्ञान की व्याख्या करते हो तो फिर बच्चे में पूर्व ज्ञान में और नवीन ज्ञान में अंतर पकड़ में आ जाता है कि पहले बच्चे ये नहीं जानते थे अब ये जान गया, तो इसीलिए इसका नाम ही तुलना रखा है। यहाँ विषय वस्तु को स्पष्ट करते हैं। स्पष्ट से मेरा मतलब है जो नवीन ज्ञान बच्चों के सामने आदर्श अनुकरण वाचन में आपने रखा है ना, उसकी व्याख्या करने का काम यहाँ किया जाता है। कहते हैं कि जहां समस्या होती है उसके समाधान के लिए समान भाव के, विषय भाव के उदाहरण देना, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, सार कथन करना, ये सारे काम इसमें किए जाते हैं। पूर्व में अर्जित ज्ञान जो बच्चे को था और जो नया ज्ञान है उसका जो अभी आपने प्रस्तुतिकरण में दिया है, और जो पूर्व ज्ञान पहले प्रस्तावना में बच्चों ने बताया है, उसमें वर्तमान पाठ के साथ तुलना की जाती है। मैं फिर कह रहा हूं कि पाठ को रखना प्रस्तुतिकरण है, लेकिन उसकी व्याख्या करना ही तुलना कहलाता है, इसलिए व्याख्या करने का काम इसमें किया जाता है। तो इसलिए लिखा लास्ट में कि यहाँ काठिन्य निवारण और व्याख्या आदि काम किए जाते हैं। आगे देखो भाई, आगे है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण या नियमीकरण का विशेष महत्व कहां होता है? व्याकरण पाठों में होता है, क्योंकि सामान्यीकरण को हम नियमितीकरण आगे जाकर सिद्धांत निर्माण, नियम निर्माण आदि नामों से जानते हैं। व्याकरण में इसका विशेष नाम होता है, और व्याकरण के पाठों में नियम निर्माण की प्रक्रिया होने के कारण वहां नियमीकरण या नियमितीकरण भी कहते हैं। अब आपने क्या किया सर? अर्जित ज्ञान से पाठ की तुलना करने के बाद छात्र स्वयं कुछ सामान्य नियमों का आकलन करते हैं, यानी पाठ पढ़ने के बाद में छात्र कुछ निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, यानी उनको समझ में जो आता है ना वो सारा का सारा निष्कर्ष कहलाता है ना। तो लास्ट में जाकर के एक निष्कर्ष निकालते हैं, एक विशेष सारांश रूप में निकालने का काम करते हैं। इसको हम कहते हैं कि छात्र स्वयं कुछ सामान्य नियमों का आकलन करते हैं, सिद्धांतों का दर्शन करते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है सारांश रूप में पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना। इसके अंतर्गत नियम निर्माण, ये ग्रामर की भाषा में होता है, नियम निर्माण करना, सिद्धांत निर्माण करना, और सामान्य जो गद्य पद्य आदि के पाठ होते हैं उसमें पुनरावृत्ति प्रश्न, समान भाव की कविता, बोध प्रश्न, बोध नहीं होता है, विचार विश्लेषण आने चाहिए, गलत है, विचार विश्लेषण या भाव विश्लेषण आदि के प्रश्न पर आ जाते हैं, और बच्चे कहने का मतलब पाठ को समझ जाते हैं। व्याख्या अध्यापक करेगा, बच्चों की बात समझ में आ जाती है, बच्चे एक सामान्य निष्कर्ष पर निकालते हैं, और आगे जाकर के गद्य पद्य में इसी का नाम अध्यापक कथन होता है। यानी पाठ पढ़ाने के बाद में जब मास्टर जी पूरी व्याख्या कर देते हैं तो चौथा जो सोपान होता है आपका, उस सोपान में लास्ट में पढ़ाने के बाद में
सामान्यीकरण की प्रक्रिया में क्या करते हैं, अध्यापक बोर्ड पर मुख्य बिंदुओं को लिखता हुआ गद्य पद्य में एक अध्यापक कथन करता है। श्यामपट्ट सारांश भी उसको कहते हैं। यदि आपने बीएड में पाठ्य योजना का निर्माण किया हो कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा, वो सारा का सारा सारांश, वो सारा निष्कर्ष, वो सारा नियम जो लास्ट में निचोड़ जो है पाठ का निकाला जाता है, उसको हम गद्य पद्य में कहते हैं अध्यापक का कथन या श्यामपट्ट सारांश भी कहते हैं। इसको आप लोगों ने पाठ्य योजना को अच्छे से पढ़ा हो, पहले बनाया हो, तो इसी का नाम श्यामपट्ट सारांश भी होता है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत अध्यापक क्या करता है, वापस एक बार पाठ का दोहरान करता है और मुख्य मुख्य बिंदुओं को यहाँ बोर्ड पर लिखता जाता है। तो सामान्यीकरण का मतलब है व्याकरण की भाषा में तो नियम निर्माण, सिद्धांत निर्माण, लेकिन सर गद्य पद्य में काय का नियम निर्माण, तो गद्य पद्य का मतलब में होता है इसका निष्कर्ष निकालना। बच्चे क्या समझे और जो बच्चे समझते हैं सर उसको लेकर के किताब के इस बाती बोर्ड पर उतार देते हैं, इसलिए उसको हम अध्यापक कथन भी कहते हैं, क्योंकि मास्टर जी एक बार वापस खुद मुख से बोल करके पाठ का सारांश बताता है ना। और इसी को हम श्यामपट्ट सारांश, अध्यापक कथन आदि कह देते हैं। लास्ट में है सर प्रयोग है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे ने जो अर्जित किया उसका व्यवहार में प्रयोग करे, और इसके लिए आप क्या करते हो, ज्ञान का स्थायित्व करवाते हो। और इसके लिए आप बच्चे से कक्षा कार्य, यानी बच्चे को कक्षा में भी कार्य देते हैं और जाते जाते घर के लिए भी क्या देते हो, गृह कार्य। इसलिए तो हम पढ़ते हैं कि गृह कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो ज्ञान बच्चे ने अर्जित किया उसका स्थायित्व करना, या यूं कह लीजिए कि आगे स्वाध्यायी प्रवृत्ति का विकास करना, ये सब आपके इसी में काम आते हैं। इस प्रकार हर्बट की जो पंचपदी विधि है, देखो लिखा अभ्यास कार्य से संबंधित है। अर्जित ज्ञान के प्रयोग के लिए शिक्षण की सफलता परीक्षण के लिए अभ्यास कार्य दिया जाता है। यह मौखिक लिखित दोनों प्रकार से हो सकता है। इसका उद्देश्य होता है जो ज्ञान प्राप्त किया उसको मजबूती देना, पोषण देना। इसके अंतर्गत कक्षा काम और गृह कार्य आता है। तो मोटी मोटी वापस आ जाता हूं, हर्बट की पंचपदी में 5 पद हैं वर्तमान में। हर्बट फ्रेडरिक ने 4 पद दिए थे। इस प्रस्ताव को 2 भाग में बांटकर प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण के नाम से हम जानते हैं। बात करें सर प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना प्रस्तावना है। इसके द्वारा बच्चों को पढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाता है, बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, इसलिए इसका नाम उन्मुखीकरण भी है। पाठ विन्यास प्रेरण कौशल भी है, या उत्प्रेरण विन्यास प्रेरण कौशल के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपने एक भैया शायद कमेंट्स कर रहे थे सर 3-4 प्रश्न हो सकते हैं। सर गलत है, 4-5 प्रश्न हो सकते हैं, अधिकतम 4 या 5 हो सकते हैं, और अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। प्रस्तावना विविध प्रकार से की जाती है, लेकिन चित्र बनाओगे, मॉडल दोगे, हर चीज करोगे तो प्रश्न तो पूछने पड़ते हैं, इसलिए प्रस्तावना में सर्वाधिक प्रश्नों की महत्ता होती है। प्रस्तावना करने के बाद अध्यापक सारांश रूप में समस्यात्मक प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन करता है। उद्देश्य कथन क्या है, ये सर पढ़ाए जाने वाले पाठ की छोटी सी सूचना देता है। जैसे संविधान की सूचना प्रस्तावना देता है, वैसे ही हमारे यहाँ पढ़ाए जाने वाले पाठ की सूचना अध्यापक उद्देश्य कथन की भांति करता है। अगला सोपान प्रस्तुतिकरण है, और उद्देश्य कथन के बाद में अगली क्रिया अध्यापक आदर्श वाचन करता है। प्रस्तुतिकरण क्या है, पाठ को बच्चों के सामने रखना प्रस्तुतिकरण है। कैसे रखेंगे, आदर्श वाचन करूंगा, अनुकरण वाचन करवाऊंगा, शुद्धि संशोधन करवाऊंगा, भावबोध करवाऊंगा। श्लोक पढ़ा रहा हूं तो दंडान्वय खंडान्वय करके श्लोक को सामने रख दूंगा। तीसरा काम, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में बच्चों के लिए तुलना करवाने का काम करूंगा। पहले जो बच्चे जानते थे, अब जो मैंने सामने रखा उसकी व्याख्या करूंगा। व्याख्या करने का मतलब काठिन्य निवारण और व्याख्या इसमें की जाती है। शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा, दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, साक्षात वस्तु बताई जाएगी, शब्द का वाक्य का अर्थ बताया जाता है। अब बच्चे को नवीन ज्ञान मिला, तो बच्चे के पहले के ज्ञान में और नवीन ज्ञान में तुलनात्मक यहाँ प्रोग्राम किया जाता है, यानी बच्चों की सहायता लेकर के व्याख्या की जाती है, इसलिए इसको कहते हैं तुलना करना। क्या आप ये सब जानते हैं कि सर नहीं जानते? चलो मैं बता देता हूं। ऐसे करके पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में तुलना करने का तीसरा सोपान। चौथा सोपान होता है सर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में जब भी उदाहरण दिए जाएंगे वो उदाहरण प्रस्तुतिकरण होगा। उदाहरण प्रस्तुतिकरण करने के बाद में बच्चे तुलना करते हैं, उन उदाहरणों को देखते हैं और लास्ट में एक सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं कि सर यहाँ तो हर बार ए और ई में ए बनाया है, सर इसी को कहते हैं निष्कर्ष निष्कासन, इसी को कहते हैं सामान्यीकरण, इसी को आगे जाकर नियमितीकरण, नियम निर्माण, सिद्धांत निर्माण या सामान्य नियम निर्माण कहते हैं। लेकिन गद्य पद्य के पाठ पढ़ाते समय चौथे सोपान सामान्यीकरण में क्या होता है, अध्यापक पढ़ाए गए पाठ का लास्ट में जो बच्चे सारांश रूप में समझते हैं उस सारांश को लेता है और अध्यापक अपने मुख से कहता है, इसलिए उसका नाम अध्यापक कथन। श्यामपट्ट पर लिखता हुआ करता है, इसलिए उसका नाम श्यामपट्ट सारांश भी कहते हैं। बात करें पांचवे का तो लास्ट में आता है प्रयोग। अर्जित ज्ञान का बच्चा व्यवहार में प्रयोग कब करेगा, जब उसको वो अर्जित कर लेगा, सीख लेगा, ज्ञान को स्थायी कर लेगा। तो ज्ञान के स्थायित्व के लिए बच्चों को कक्षा कार्य और गृह कार्य दिया जाता है। तो व्यवहार में बच्चा प्रयोग कर सके, ज्ञान का स्थायित्व हो सके, उसके लिए बच्चे को प्रयोग करने के लिए गृह कार्य, कक्षा कार्य दिया जाता है। इस प्रकार हर्बट की पंचपदी के आधार पर, इसी के आधार पर हमारी पाठ्य योजना का निर्माण होता है। आगे लेता हूं साहब, अगली विधि है हमारी मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन का पूरा सोपान सेगमेंट हमारे अलग से एक टॉपिक है, इसलिए ज्यादा मैंने चर्चा करी नहीं, सिर्फ नाम देकर के मैं आगे बढ़ गया हूं।
हर्बट ये पंचपदी का, ये भी हमारी परीक्षा का शायद आप ही रेट की भर्ती परीक्षा का एक सवाल है, शायद आ भी चुका है। ये पहली लाइन ही किताब के लिए थी, वहां से उठाई थी कि हर्बट की पंचपदी विधि में मूल्यांकन छोटा रूप था। कहां होता था मूल्यांकन? केवल पांचवा जो आपका प्रयोग वाला सोपान है उसमें केवल मूल्यांकन होता था। तो किया कि यार मूल्यांकन के बिना तो शिक्षण क्रिया आगे बढ़ती नहीं है, तो सर उस पंचपदी से हट के आजकल पूरा का पूरा मूल्यांकन भी एक पढ़ाने का तरीका, एक विधि है। यह उद्देश्यनिष्ठ कार्यक्रम होता है जो छात्र के स्थायी ज्ञान को परखता है, छात्र की उपलब्धि क्या रहती है, छात्र ने कितना सीखा है, वो सारी चीजें, हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, वो सारी चीजें इसमें आती है। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो हम लास्ट में पढ़ने वाले मूल्यांकन का। सर्वप्रथम पाठ योजना के समय पाठ का उद्देश्य निर्धारित करते हैं और पाठ योजना के अनुरूप बच्चों के साथ शिक्षण कार्य करते हैं। फिर बच्चों में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, बच्चा क्या क्या सीख रहा है, कौन कौन सी नई क्रियाएं बच्चे के व्यवहार में आ रही हैं, कौन कौन सा व्यवहार परिवर्तन हो रहा है, इन सब की जानकारी मूल्यांकन के माध्यम से होता है। मूल्यांकन का मतलब होता है भावात्मक रूप से निर्णय देना। ये आपके सीटेट में और अदर एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। मूल्यांकन प्रणाली में कई सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करते हैं, फिर व्यवहार रूप, पाठ्य बिंदु, शिक्षण कार्य, छात्र कार्य, मूल्यांकन। ये सब हमारे यहाँ विशेष कोई मतलब की बातें नहीं है। हम जब मूल्यांकन की चर्चा करेंगे, हमारा जो थर्ड पार्ट है वही सारी बातें करेंगे। अभी हम इनके बारे में कुछ विशेष चर्चा नहीं करेंगे। सर एक छोटी सी विधि है, ये हमारे कहीं भी शिक्षण में स्वतंत्र रूप से काम नहीं आती है। यदा कदा पढ़ाते समय दूसरी विधियों के साथ में ये विधियां काम आती हैं, लेकिन हमारी रीट भर्ती परीक्षा में इसके प्रश्न जरूर आते हैं। एक है आपका विश्लेषण विधि। विश्लेषण और संश्लेषण दो शब्द हैं। संश्लेषण का मतलब जोड़ जोड़ के और विश्लेषण का मतलब तोड़ तोड़ के। कहते हैं कि संपूर्ण पाठ को पहले बच्चों के सामने रख दिया जाता है, पूरा पाठ बच्चों के सामने रखा, फिर सर उसका एक एक हिस्सा करके यानी उसको तोड़ तोड़ के उसके एक एक अंश को बच्चों के सामने पढ़ाया जाता है। देखो पहले संपूर्ण पाठ को रखेंगे बच्चों के सामने, उसके बाद पाठ के विभिन्न भागों को, तो पहले पूरा पाठ और पूरा पाठ रखने के बाद उसके एक एक भाग का अध्ययन करवाया जाता है, यानी पूर्ण पाठ रखने के बाद उसके एक एक अंश को पढ़ाया जाता है। इसलिए पूर्णाद अंशम प्रति ये वाला जो शिक्षण सूत्र है उसके अकॉर्डिंग इस विधि में काम आता है। इसका सर केवल इतना ही प्रयोग है हमारी एग्जाम में। एक परीक्षा का प्रश्न आता है कि बताइए पूरे पाठ को छात्रों के सामने रखने के बाद उसके एक एक टुकड़े के बारे में चर्चा करना कौन सी विधि है, तो आपको इतना सा जवाब देना है कि विश्लेषण विधि के नाम से उसको जाना जाता है। पहले पूरा पाठ फिर एक एक अंश को पढ़ाया तो कौन सा शिक्षण सूत्र काम आया? पूर्णाद अंशम प्रति। पाठ योजना भी कुछ ऐसी है, पूरी पाठ योजना रखते हैं फिर एक एक अंश को पढ़ाते हैं। ये सर मुझे नहीं पता इस संरचना विधि में ऐसा क्या है, लेकिन फिर भी हमारी परीक्षाओं में भयंकर प्रश्न आता है। एक लाइन मात्र विधि है, लेकिन हमेशा परीक्षा में सर आपका ये प्रश्न जरूर बनता है। ये भी स्वतंत्र विधि नहीं है। यदा कदा पढ़ाते समय अध्यापक कभी कभार इस विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन हमारे लिए विशेष उपयोगी इसलिए है क्योंकि परीक्षा में हमेशा के लिए इसका एक प्रश्न फिक्स है सर, न जाने क्यों लेकिन बहुत आता है सर। संरचना विधि का एक दूसरा नाम संग्रंथन विधि भी होता है, और संग्रंथन का मतलब स्ट्रक्चर होता है, संरचना का मतलब भी स्ट्रक्चर होता है। और ये संरचना सर किसकी संरचना है? वाक्य की संरचना। यानी पढ़ाते समय हम क्या करते हैं, पूरा एक वाक्य लेते हैं और फिर उस वाक्य में पाए जाने वाली जो संरचना है, अब वाक्य में तो शब्द ही पाए जाते हैं, तो वाक्य को पढ़ाना, वाक्य के आधार पर पढ़ाना, एक वाक्य लिख करके उसकी संरचना के आधार पर पढ़ाना, तो वाक्य रूप का ज्ञान करके शिक्षण करवाया जाता है। इसके द्वारा कई बार विभक्ति का प्रयोग, कारक के नियम, साहित्य आदि प्रकार से शिक्षण कार्य करवाया जाता है, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया आदि, अव्यय, उपसर्ग आदि का ज्ञान दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब जैसे राम विद्यालय जाता है तो रामः विद्यालयम गच्छति, ऐसे वाक्य को लिख दिया जाता है। और उसके बाद में सर राम क्या है? करता है, कर्ता में प्रथमा है, ये एक वचन है, वचन तो तीन होते हैं, ऐसे ऐसे करके पढ़ाया जाता है। विद्यालय कर्म है, कर्म द्वितीय होती है, कर्म इतने प्रकार का होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसा होता है। तो एक वाक्य के सहारे जब हम कब शिक्षण कार्य करते हो, उस वाक्य का पोस्टमार्टम करते हुए शिक्षण कार्य करते हो, उस वाक्य की संरचना को आधार मान करके हम, यानी वाक्य फिर शब्द और शब्द के आधार पर हम शिक्षण कार्य करते हो, तो वाक्य की संरचना के आधार पर पढ़ाए जाने के कारण इस विधि का नाम ही क्या है? संरचना या संरचनात्मक विधि है। और संग्रंथन और संरचना का एक ही मतलब है सर, वाक्य जिससे गुथा हुआ है उसको संग्रंथन कहते हैं, और वाक्य जिससे बना हुआ, जिससे वाक्य की रचना हुई, उसको हम संरचना कहते हैं। तो ये सामान्य बात है कि एक वाक्य लिखा जाता है, फिर वाक्य के अलग अलग शब्दों की व्याख्या की जाती है, इससे कई प्रकार के व्याकरण के नियम हम सीख लेते हैं। कुल मिलाकर के स्वतंत्र शिक्षण के रूप में काम नहीं आती, लेकिन और काम जब आप कर रहे होते हो ना, तो इससे भी कभी कभार कर लेते हैं काम, कुछ भी हो। लेकिन हमारी परीक्षा का सवाल यहां से आता है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा का प्रश्न आता है, बताइए
वाक्य द्वारा पढ़ाने की विधि का नाम क्या है? आपका जवाब होना चाहिए संरचनात्मक विधि। बताइए संरचनात्मक विधि का दूसरा नाम क्या है? संग्रंथन विधि। बताइए संग्रंथन विधि का दूसरा नाम क्या है? संरचना विधि। संगठन कह लो, संरचना कह लो, संग्रंथन कह लो, एक ही बात है। यहां तक बात समझ आई? लास्ट में सभी विधियों का समाहार करते हुए हम लास्ट में एक नतीजे पर पहुंचते हैं। कहते हैं हर विधि अपने आप में कुछ अच्छी बातें ली रहती है, कुछ विधियां अपने आप में दोष भी ली रहती हैं। इंसान में सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, सबसे अच्छा बेहतर कोई नहीं है, केवल निरमा जो है आपका पाउडर आता है केवल, उसके अलावा, है कि नहीं? तो सर संसार में हर व्यक्ति में इसी प्रकार, हर वस्तु में इसी प्रकार, हर विधि में कोई ना कोई मिस्टेक जरूर है। तो कहते हैं कि अध्यापक को पता होता है, वही वाली बात आ गई, अध्यापक को अपनी इच्छा और विवेक के अनुसार इनका काम करना चाहिए। कहते हैं कि जब जिस स्तर के बच्चों को पढ़ा रहे हो आप, जिस स्तर का विषय वस्तु चल रहा है, जिस मानसिक स्तर के कार्य को आप कर रहे हैं, जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं, तो विषय को, स्तर को और समस्या को, कठिनाई को ध्यान में रख करके यदि हम अवसर के अनुकूल सभी विधियों का सामूहिक रूप से प्रयोग करते जाएं, कहीं भी आप सूत्र विधि का सहारा ले लो, कभी आप प्रत्यक्ष विधि से पढ़ा लो, कभी पाठ्य पुस्तक से पढ़ा लो, कभी संरचना विधि से पढ़ा लो, यानी आवश्यकता अनुसार बारी बारी से, अवसर के अनुसार, प्रसंग के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार या स्तर के अनुसार जब अलग अलग विधियों का प्रयोग एक साथ ही शिक्षण में करते जाएं, बाकी सभी विधियों के दोषों को दूर करते हुए और बाकी अच्छे गुणों को ग्रहण करते हुए जब सभी विधियों का सामूहिक रूप से आप प्रयोग करते हो, तो उस विधि का नाम ही संयुक्त विधि है, वही आपकी समवाय विधि है, वही आपकी समाहार विधि है। लेकिन सर ये जो परीक्षा में नीचे डाल रखा है ना मैंने, ये हमारी सीटेट के एग्जाम के सवाल का ऑप्शन था, लिखा था, इसलिए आपको इसको रटना है, चाहे कुछ भी करना है, लेकिन इसको रटना पड़ेगा सर। आपका वर्ण, शब्द और वाक्य कौन सी विधि है? सर उसका नाम वाक्य विधि होता है। आगे देखो भाई, तो आपको इसको रटना पड़ेगा। लिखा था, परीक्षा का प्रश्न था कि बताइए समवाय विधि या समाहार विधि में कौन सी विधियों का समावेश है? अ ब स के लिखने के बाद नीचे लिखा था उपरोक्त सभी, तो कौन सी तीन विधियां हैं? तो देखो साहब, बोकिल की नवीन विधि, और नवीन विधि का मतलब आप समझ गए, बोकिल की नवीन विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। एक आपटे नाम का मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री आया, उसके नाम के एक मनोवैज्ञानिक विधि उसने दी। एक हु परिकर नाम का व्यक्ति था, उसने विश्लेषण संश्लेषण विधि दी। तो तीन विधियों का समावेश किया और लास्ट में रख दिया उपरोक्त सभी। दोबारा सुनो, समाहार विधि का मतलब क्या दिया? तो समाहार विधि में बाकी सारी विधियों का समाहार आ जाता है और मोटी मोटी तीन विधियां आती हैं, जिसमें लिखा था बोकिल की नवीन विधि यानी प्रत्यक्ष विधि, आपटे की मनोवैज्ञानिक विधि और हु परिकर की विश्लेषण संश्लेषण विधि। इन तीनों विधियों का सम्मिलित रूप ही संयुक्त समाहार या समवाय विधि है। ये तो रटने वाली परीक्षा की बात हुई। आई बात समझ में? यदि परीक्षा का प्रश्न आता है तो चाहे आपको रट के जवाब देना पड़े, पर आपको इस तरह से जवाब देना ही पड़ेगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बोकिल की प्रत्यक्ष विधि यानी नवीन विधि, हु परिकर की विश्लेषण संश्लेषण विधि और एक आपकी आपटे की मनोवैज्ञानिक विधि, ये तीनों विधियों का सम्मिलित रूप ये कहलाता है। दूसरी बात सुनो सर, इसका सामान्य व्यवहार में मतलब क्या है? कहते हैं कि कुछ विधियों की उपेक्षा करने की बजाय, यदि दोष है तो उसको दूर मत करो भाई, कुछ तो गुण है। अरे पत्थर का भी कहीं ना कहीं उपयोग होता है, रास्ते में ठोकर लगी तो क्या हुआ? मकान बनाते समय, बिल्डिंग बनाते समय तो एक एक पत्थर हमको बहुत पसंद है, कितनी जरूरत होती है पत्थर की। तो कहते हैं कि हर चीज की समय अनुसार उपयोगिता होती है। तो कहते हैं कि उपेक्षा करने के बजाय सभी विधियों के गुणों को ग्रहण करते हुए बारी बारी से सभी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, और इसी को हम कहते हैं साहब सभी विधियों के गुण ग्रहण करते हुए, दोष दूर करते हुए, स्तर के अनुसार, विषय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार सभी विधियों का शिक्षण कार्य में प्रयोग करना ही समाहार, समवाय, संयुक्त, सम्मिलित, सामूहिक इत्यादि शब्दों के रूप में विधि जानी जाती है। आई बात समझ में? टेस्ट भी करवाएंगे आप, मस्त रहें, सूचना दे ही देता हूं मैं इनको। क्या कब के फिक्स रखी अपन ने? रात को क्या? नहीं, शिक्षण विधि के सवाल होंगे, क्लास कब लेगा? 11 तारीख शनिवार को। बता देता हूं मैं आपको, अभी मैं लगभग 3 या 4 दिन में आपको व्याकरण की गद्य पद्य नाटक और अनुवाद की शिक्षण विधियां करवा दूंगा, 3 दिन में लगभग मान के चलो आप। और लगभग शनिवार का दिन जो हमारा आएगा, आज शायद मंगलवार तो है, आज मंगलवार ही हुआ है, इस शनिवार को जो शनिवार आएगा उसमें हम लगभग 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक, मैं और एक हमारे साथी शिक्षक और हैं, क्योंकि मैं लगातार बोलता हूं, वैसे भी सारे दिन रिकॉर्डिंग करता हूं, मेरा गला वैसे बहुत खराब रहता है, थक भी जाते हैं, आप सब समझते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इस बार के शनिवार के दिन शिक्षण विधियों की भूमिका जो हमने पढ़ी है, हमने नवीन और आधुनिक जो प्राचीन शिक्षण विधियां वो हमने पढ़ ली हैं। इसके बाद में याद रखना, परीक्षा में कोई भी नवीनतम शिक्षण विधि के अंदर से आपकी परीक्षा का कोई प्रश्न नहीं आएगा सर, ये वादा है मेरा। आपकी परीक्षा में प्राचीन संस्कृत शिक्षण विधि आएंगी,
नवीन शिक्षण विधि आएंगी। नवीनतम शिक्षण विधि के अंदर से कोई प्रश्न नहीं आएगा। हाँ, एक प्रश्न बनता है जो मैंने पहले बता दिया कि निम्न में से कौन सी नवीनतम विधि है या नहीं है। तो वो जो दल शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण है, नियोजित अध्ययन विधि होती है, आपकी रेखीय और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, नेट प्रायोजित शिक्षण है, समस्या समाधान है, प्रायोजना है, तो उनके नाम याद रखना है कि साहब ये नवीनतम विधि है, बस उससे अंदर से आपका कोई प्रश्न आता ही नहीं है। दूसरी बात, इस बार जो हम करने वाले हैं, कल हम ग्रामर का पढ़ेंगे, ग्रामर शिक्षण विधि हो जाएगी, व्याकरण शिक्षण विधि, फिर गद्य, पद्य, नाटक और अनुवाद। तो शनिवार से पहले शुक्रवार तक मेरा एक टारगेट है कि मैं आपको संस्कृत शिक्षण विधियां कंप्लीट करवा दूं व्याकरण की। फिर प्रश्न आएगा आपका गद्य का, पद्य का, नाटक और अनुवाद का। इनको पढ़ने के बाद लगभग शनिवार के दिन हम लगातार लगभग कम से कम 5 घंटे की क्लास मैराथन आपकी रखेंगे। उस 5 घंटे के दरमियान लगभग हम 500 सवालों के एक्सरसाइज आपको करवाएंगे। ताबड़तोड़ बैटिंग होगी, 500 प्रश्नों का 5 बार से तक हम लगाएंगे। मैं और मेरे एक साथी बंधु है, मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सर, बच्चों के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो इस बार की शनिवार संस्कृत शिक्षण की भूमिका के प्रश्न, संस्कृत शिक्षण की प्राचीन और नवीन शिक्षण विधियों के प्रश्न 2, फिर व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण, अनुवाद शिक्षण, ये 7 प्रोग्राम जो मैं आपको पढ़ा चुका हूंगा, इन 7 प्रोग्राम के लगातार 500 सवाल के आसपास के सवाल आपके रखेंगे। और ये कार्यक्रम इस बार के शनिवार को रात या तो 8 बजे से या 9 बजे से हम रखने का कार्यक्रम रखेंगे। और 9 से लेकर रात के 2 बजे तक जितनी आपकी सामर्थ्य है, आप लोग कह रहे हैं परीक्षा सर पर है, तो ये काम भी हम करेंगे। मैं आपको उस दिन भी बोला था कि शिक्षण विधियों के सवालों में से मेरा वादा है, हो सकता है आपको ये सब सामान्य चीजें लग रही हों कि गुरुजी ये तो हम ही जानते हैं या इसमें कोई आपने कोई खास चीज बताई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा भरोसा है, मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं जो पढ़ रहा हूं, गुनगुना रहा हूं, उसमें आपको नहीं पढ़ना पड़ रहा। 1 घंटे में आप भी इतना ही पढ़ते मुझे पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, सुना रहा हूं, तो शायद आपको ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। और अनायास परीक्षा में यदि कोई प्रश्न इनमें से आ गया, कोई लाइन आपकी परीक्षा में मिल गई, तो निश्चित रूप से मेरा सुगला सा थोपड़ा आपको जरूर याद आएगा। और आपको यह भी याद आएगा कि यार उस दिन ये आदमी बकबक कर रहा था और ऐसा कुछ बोल रहा था। बस इतना ही है, आई बात समझ में। तो मैराथन नहीं लगाएंगे सर, बुलेट ट्रेन चलाएंगे इस बार। तो इस बार के शनिवार की क्लास आपके लिए समर्पित रखी हमने। एक मैं और एक हमारे साथी गुरुजी हैं, दोनों ही बारी बारी से लगभग 1-2 घंटा करके हम आपके 5-6 घंटे, जितनी आपकी सामर्थ्य रहेगी, ये आपके सामर्थ्य पर निर्भर है। और हम परीक्षा में शिक्षण विधि का पूरा ही आर पार का चीरफाड़ पोस्टमार्टम खत्म कर देंगे सर, यदि आप लोगों का साथ रहा तो। इसी प्रकार शनिवार के बाद वही रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक हम करेंगे। फिर आगे जाकर के आपकी शिक्षण विधि के बाद में भाषा कौशल का सेगमेंट पूरा करेंगे। चारों कौशल पढ़ने के बाद अगले शनिवार को हम करेंगे फिर पोस्टमार्टम, चारों कौशलों के प्रश्नों का, 500 प्रश्नों का। फिर लास्ट में आएगा मूल्यांकन का सेगमेंट, हम पढ़ेंगे फिर से मूल्यांकन। और आने वाले 4-5 दिन के बाद फिर करेंगे हम 500 प्रश्नों के साथ बुलेट ट्रेन चलाएंगे और 500 प्रश्नों का खात्मा। 1500 प्रश्नों का टारगेट है। शिक्षण विधि के क्रैश कोर्स में आप यहाँ सुनते रहो, मेरी गारंटी है लगभग प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और संस्कृत की शिक्षण विधियां इतनी भारी नहीं है सर, बस ऐसा होता है कि आप 15 में से क्या करते हो, 10 प्रश्न आप कर लेते हो, 5 प्रश्न आप नहीं कर पाते। कारण क्या है कि आप समझ नहीं पाते उनको कहना क्या चाहते हैं। तो हो सकता है कि मेरे यहाँ गुनगुनाने से, इतना सब बोलने से आपके वो 5% भी सही हो जाए। और मैं तो हमेशा माँ सरस्वती को प्रणाम करके आता हूँ कि हे माँ सरस्वती, मेरे मुंह से जो भी निकले सीधा परीक्षा में पेपर बनाने वाले के कान में जाके पड़े और वो वैसा का वैसा परीक्षा में छाप दे। अब तक ऐसा होता आया है। ग्रेड 2 और 1st ग्रेड में भगवान ने कभी हमको निराश नहीं किया, मुझे तो कभी नहीं किया। कम से कम जैसा मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को वैसा पेपर मिल जाता है। इस बार आप लोग जुड़े हैं, देखते हैं आपका अनुभव कैसा रहता है। तो कल की क्लास में हम फिर पढ़ेंगे व्याकरण शिक्षण का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, आगमन, निगमन, रूप सब। तो कल के लिए आप मानसिक रूप से तैयार होइएगा और कोशिश किया करो अधिकतम बच्चों को जोड़ने का। क्लास को थोड़ा जोर दिया करो, दम लगाया करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल व्याकरण शिक्षण की क्लास में हम व्याकरण शिक्षण के प्राचीन और नवीन शिक्षण विधियां, परीक्षा ओरिएंटेड ही बात करेंगे, क्योंकि लगभग विधियां तो हम पढ़ ही लिए हैं। पारायण विधि, सूत्र विधि, व्याख्या विधि तो हम चर्चा कर ही लिए हैं। तो जो नवीन शिक्षण विधियां हैं उसमें भी हम विशेष रूप से पाठ्य पुस्तक आदि की चर्चा कर ही लिए हैं। तो जो मोटी मोटी बातें हैं उनके साथ कल व्याकरण शिक्षण खत्म करेंगे। फिर उसके बाद में परसों के रोज हमारा गद्य, पद्य और नाटक अनुवाद लगभग पूरा हो जाएगा, क्योंकि उनमें काम कम है। कल व्याकरण शिक्षण खत्म करते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि का जनक कहीं नहीं पूछेगा दुनिया में। इतिहास के किसी भी कोने में चले जाओ, अरस्तु और प्लेटो के अलावा दुनिया में किसी ने शिक्षण शास्त्र का आविष्कार किया ही नहीं है। तो ये किताबें वगैरह ये सब अरस्तु की देन है, सब रूसो और प्लेटो ने काम किया, बाकी दुनिया के लोगों ने किसी ने काम नहीं किया। पाठ्य पुस्तक में भाषा की पाठ्य पुस्तक बनाने का काम कमेनिस ने किया और भारत में इसके समर्थक डॉक्टर वेस्ट महोदय हैं। हमारे यहाँ बोध प्रश्न में सरल प्रश्न आते हैं गुरु, जो बच्चे से 4 या 5 प्रश्न किए जाते हैं,
ताकि बच्चे उसका जवाब दें, उनका पुनर्बल मनोबल बढ़ाते हुए, और अध्यापक को ये पता चले कि जो मैंने गुनगुनाया ना आदर्श वाचन में वो बच्चे को पल्ले पड़ गया, इस बात को लेकर के वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, चलो प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको देंगे। कल फिर मिलते हैं रात के 10 बजे, सभी 10 बजे आया करो, टाइम की पाबंद बनो। अध्यापक बनना चाहते हो ना, और जाने से पहले कल 9:30 बजे की क्लास में 15 मिनट के लिए आऊंगा। तुक्के कैसे लगाए जाते हैं इसके बारे में चर्चा जरूर करूंगा। हर बार तुक्का जाता है आपका गलत, इस बार हम प्रयास करेंगे तुक्के कैसे लगाते हैं, इसके लिए कल की क्लास को आप देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। 9:30 बजे आऊंगा मैं 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, फिर कंटिन्यू अपनी क्लास कर देंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद, धन्यवाद। अब पढ़ो, किताब पकड़ लो और खींचो पकड़ के, चलाओ बुलेट ट्रेन। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत पढ़ने वाले प्यारे साथियों, इस बार संस्कृत रीट भर्ती परीक्षा के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन